हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। या फिर गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं ये वीडियो। तो हमें पता है कि इकॉनमी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रीलिम्स में। तो हमें पता है इकॉनमी के दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक स्टैटिक और एक करंट। जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं ये मोर ऑफन देन नॉट, मतलब ज़्यादातर केसेस में, अप्रॉक्सीमेटली 100% केसेस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे जहाँ डेफिनेशंस वगैरह पूछते हैं वहाँ पे भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप ऑन द स्पॉट बैठ के कर लोगे, इवन इफ़ यू डू नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द डेफिनेशन। करंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगेन या तो वो थोड़े से फैक्चुअल हो जाएंगे, या फिर कोई जो चीज़ चल रही होगी न्यूज़ में उसके बेसिस पे कोई स्टैटिक का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर सोर्स ऐसा है, इको 550, जो विवेक सिंह सर है और वो बनाते हैं इसको हर साल और मार्च में रिलीज़ करते हैं। कई सालों से तो मैं देख रहा हूँ, 2-3 सालों से। तो इसमें क्या होता है कि करंट के क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं, सब मिला के 550 क्वेश्चंस बनाते हैं और लगभग लगभग पूरी इकॉनमी कवर करते हैं। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस ना एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको करंट अफेयर की वो चीज़ें पता चल गई, आपको उनके पीछे के स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स पता चल गए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ओके, और मैंने देखा है जनरली कि आफ्टर हैविंग ए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद बहुत बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपके आंसर्स ठीक निकल के आते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स गो थ्रू दिस। तो वही यहाँ पे बताया सर ने कि 550 MCQs हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नोट्स बाद में दिया है, वो आप मतलब देख लीजिएगा। आई विल नॉट बी रेफरिंग टू द डिटेल्ड नोट्स, मैं आपको MCQ सॉल्व करने का तरीका बस समझाता जाऊँगा, कॉन्सेप्ट्स आपके बनवाता जाऊँगा। ओके, फिर इसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बजट है, इको सर्वे के क्वेश्चंस हैं और कुछ और करंट के अपडेट्स हैं अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, तो मतलब एक तरह से फुल कंप्लीट पैकेज की तरह है। एंड अगेन ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए डिजाइंड है ये बाय विवेक सिंह सर, थैंक्स टू हिम। ऑल क्रेडिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, हार्ड वर्क गोज टू विवेक सिंह सर, थैंक्स टू हिम। चलिए लेट्स एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ही हैज़ डिवाइडेड दिस इनटू 7 पर्टिकुलर एरियाज। तो जैसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर उसका करंट है, हर उसमें एवरी चैप्टर उसमें करंट और कॉन्सेप्ट्स और करंट। तो जैसे सबसे पहला क्या है, मैक्रो फंडामेंटल्स। एक इकॉनमी के मैक्रो फंडामेंटल क्या होते हैं, ठीक है, उसमें जीडीपी क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एंड ऑल द अदर थिंग्स। फिर मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिस स्पेसिफिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स, इसलिए आप देखेंगे भी कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एरिया से हैं। राइट, लगभग लगभग कितने 260 अराउंड समथिंग क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एरिया से हैं। तो 550 में से आधे ही मान लीजिए, नियर अबाउट 50% सिर्फ एक चैप्टर है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। देन बजटिंग प्रोसेस एंड टैक्स, यहाँ पे शायद सर ने थोड़ा बजट डिस्कस किया होगा। एग्रीकल्चर, सब्सिडी एंड फूड प्रोसेसिंग, ये एक राइजिंग सेक्टर है, एक साल तो यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे इससे, तो विल लुक एट इट केयरफुली। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग, न्यूज़ में भी चले रहे हैं अभी बहुत टाइम से, रहते हैं ये न्यूज़ में। एंड लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, उनके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, सो दैट्स ओके। देन बजट एंड सर्वे के जो क्वेश्चंस हैं वो उस पर्टिकुलर में कवर्ड हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए अगर बजट में कुछ आया है, जैसे एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड आया है, तो वो एग्रीकल्चर के टॉपिक के अंदर ही कवर्ड है। ओके, देन ये पीछे के जो चीज़ें दी हुई होंगी इसमें, आंसर शीट्स, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कुछ नोट्स वगैरह, इन पे हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, विल फोकस ऑन सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की नीड है। ठीक है, बाकी हम देखते जाएंगे, अगर कोई ट्रेंड आया है, कुछ आया है, तो ठीक है, वो आपको बस पता होना चाहिए कि ठीक है ये ट्रेंड है या बजट में ये इनिशिएटिव आया है। जहाँ कॉन्सेप्ट समझाना होगा वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, फिर सर ने कहा है कि सीरियल वाइज इसको अटेम्प्ट करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते चले जाएं, तो हम वैसे करेंगे, विल नॉट जंप हियर एंड देयर, हम सीरियल वाइज चलेंगे, एक से लेके जहाँ तक भी जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी, भारत के जीडीपी में इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ काउंट होती हैं। ओके, सो लेट्स लुक एट इट। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है अगर पूछे तो, टोटल फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है। ओके, अभी ये कई बार जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसको मतलब गलत तरीके से प्रिज्यूम कर लिया जाता है, ऐसे मान लिया जाता है कि जो इंडिया की ये वाली जो जोग्राफिकल टेरिटरी है ना, इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले पहले स्टेटमेंट में वो आ गया, एक्टिविटीज़ इन इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स इन अदर कंट्रीज़। अभी हमें लगेगा कि ये तो जैसे सपोज करिए श्रीलंका में इंडिया की अगर सपोज करिए कोई एम्बेसी है, तो यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो क्या वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा। अभी लॉट ऑफ पीपल विल थिंक कि शायद नहीं होगा क्योंकि ये टेरिटरी से बाहर है, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड जोग्राफिकल टेरिटरी। दिस इज जोग्राफिकल टेरिटरी, लेकिन
डोमेस्टिक टेरिटरी में बाकी चीज़ें भी आती हैं, जैसे इंडिया की एम्बेसीज कहीं बाहर है, इंडिया के कॉन्सुलेट्स कहीं बाहर है, वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। तो येस, दिस विल बी काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। एयर इंडिया की सर्विसेज बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, अगेन अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सपोज करिए एयर इंडिया आपकी लंदन से पेरिस की कोई फ्लाइट चलाती है, ठीक है, तो और ये आ रही है तो इंडिया से बाहर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो ये जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक इंडिया बेस्ड फ्लाइट है, इंडिया बेस्ड एयरलाइन है, वो टैक्स इंडिया में देगी, वो अपना प्रॉफिट इंडिया में बुक कराएगी, तो उस वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होता है। चाहे वो भले ही अपनी सर्विस बाहर प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन उसका जो इनकम है वो इंडिया बेस्ड है, वो इंडिया में बुक होगा, उसके टैक्सेशन पर्पज, उसका आईटी, वो सारा इंडिया में, उसका कॉर्पोरेट टैक्स वो सारा इंडिया में होगा। सो दिस इज करेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इंडियन इंटरनेशनल वाटर्स, अगेन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है ना, इंडिया के रेसिडेंट्स बाहर कोई इंटरनेशनल वाटर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई शिप लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, इंडिया में आके उसका प्रॉफिट बुक करेंगे, इंडिया में आके उसका टैक्स देंगे, क्योंकि इंडिया के रेसिडेंट्स हैं। अगेन दिस विल बी करेक्ट। परचेज ऑफ मूवी टिकट्स बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है ना। फॉरेनर्स इंडिया में आए, इंडिया की टेरिटरी में आ गए, यहाँ पे टिकट खरीदना है, उस टिकट का पैसा हमारे लिए आएगा, जो पॉपकॉर्न खाएंगे सपोज करिए वो भी इंडिया में है, तो अगेन ऑब्वियसली दिस इज अगेन करेक्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? ओके, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? यही होती है, टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हो, और जनरली हम ऐसे बोलते हैं एक साल के अंदर, टाइम फ्रेम अगर हमें लगाना होता है तो। ओके, तो बस ये याद रखिएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जोग्राफिकल टेरिटरी एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी बोल लीजिए, कुछ लोग नेशनल टेरिटरी भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वर्ड यूज फॉर दिस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन रिगार्डिंग जीडीपी को लेकर एक और स्टेटमेंट है, तो इट इज़ द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, जीडीपी को मेजर करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये वाला जो तरीका है इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन का तरीका। कि जितने भी फर्म्स हैं, देखिए इसको समझिए कैसे बोलना चाह रहा है कि सपोज करिए ये फर्म है ए, ठीक है, ये फार्मर है, इसने इसको सपोज करिए आटा दिया, गेहूँ दिया, फार्मर ने इस ए फर्म को गेहूँ दिया। अब इस फर्म ए ने इसमें से पहले मतलब मैदा वगैरह बनाई, तो जो गेहूँ जिस रेट पे लिया था, अभी मैदा में कुछ वैल्यू ऐड हो गई है ना, उसने मशीन में उसको चर्न किया है, उसको पैक किया है, स्टोर किया है, जो भी किया है, तो देयर इज सम वैल्यू एडेड। देन इसने इस बी को बेचा, और इस बी ने इस मैदा से, इस आटे से ब्रेड बनाई सपोज करिए। ओके, तो अभी अगेन क्या हुआ है? वैल्यू ऐड हुआ है। जिस रेट पे आप मैदा खरीदते हैं, उस सेम वेट और रेट पे आपको ब्रेड थोड़ी मिलती है, कुछ वैल्यू ऐड हो गई है। तो अभी अगर अगर आपको देखना है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो आप ये देख लीजिए कि इंडिया भर में जितनी भी फर्म्स हैं, उन्होंने कितना 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 वैल्यू ऐड किया है। सपोज करिए यहाँ से चला तो 10 रुपये का था, यहाँ से चला तो 12 का, यहाँ से चला तो 14 का, तो अभी हमें दिख रहा है ना कि इसने 2 रुपये की वैल्यू ऐड करी, इसने 2 रुपये की वैल्यू ऐड करी, हमें समझ में आ गया टोटल फाइनल कितना है। 10 रुपये तो ये फाइनली फार्मर को चले गए, और 14 रुपये लास्ट में कंज्यूमर से ब्रेड के आए, तो बीच में 4 रुपये बचे, तो ये 4 रुपये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, ऐसे सबके जोड़ लीजिए, दिस इज द वैल्यू एडेड तरीका। तो ठीक है, दिस स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। आगे देखते हैं, इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ये तो बिल्कुल ही ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल है ये तो बेसिक डेफिनेशन है जो हम जीडीपी की पढ़ते हैं। फाइनल वैल्यू क्या है? देन इट इज़ द सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, ये कौन सा तरीका है? दिस इज द एक्सपेंडिचर वे ऑफ काउंटिंग जीडीपी। एक्सपेंडिचर वे में क्या होता है? देखिए 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले फाइनल कंजम्पशन, ठीक है, प्लस उसमें जोड़ते हैं इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें हम क्या जोड़ते हैं? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो जोड़ते हैं। लास्ट में इसमें एक फैक्टर और होता है, एक्स माइनस एम, जिसको हम लिखते हैं विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, या एक्स माइनस आई कह लीजिए। एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स मतलब नेट क्या है, नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या है, तो वो वाला जो कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पे मिसिंग है। ओके, तो ये ध्यान से पढ़ने का ही नजरिया है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें मिस नहीं करेंगे। ओके, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें आप मिस नहीं करेंगे। तो इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग है विच इज़ द नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, तो ये गलत हो जाएगा। तो 3 कटते हैं, वैसे तो शायद आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, फोर्थ भी है, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। करेक्ट, बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, पहले चैप्टर में आप पढ़ते हैं 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। कौन कौन से होते हैं? विच आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद करिए एक बार। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा दिमाग में रखिए, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे आप इसे। एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? उसे बिजनेस का रेंट पे करना होगा, फिर उसने कहीं से पैसा उठाया होगा तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा,
फिर यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, उनके वेजेस देने होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसका खर्चा हो गया। इसके बाद जो बचा वो क्या है, इसका प्रॉफिट है, ठीक है। सेल करी थी इसने टोटल कुछ, उस सेल में से कुछ रेंट गया, कुछ इंटरेस्ट गया, कुछ वेजेस गए, जो फाइनली बचा वो प्रॉफिट है। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बस, तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम क्या, जो लैंड ओनर को इनकम मिली वो रेंट हो गया, जो बैंक को इनकम मिली वो इंटरेस्ट हो गया, जो लेबर को इनकम मिली वो वेज हो गया, और जो एंटरप्रेन्योर को इनकम मिली वो प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात? तो इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप इसको पूरे को काउंट कर लोगे सबके लिए, तो अगेन आपको जीडीपी मिल जाएगा। दिस इज द, इसको भी कुछ बोलते हैं शायद इनकम मेथड या फैक्टर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हमारा 1, 2 और 4 आंसर हो जाना चाहिए हमारे यहाँ पे सी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज्ड एज एन इनपुट। ओके, ठीक है, अगला देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फाइनल गुड्स एंड आर नॉट यूज एज एन इनपुट। अभी आप बताइए कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई मशीनरी है जिससे आपका प्रोडक्शन हो रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज करिए एक आटा चक्की है, ठीक है, उसमें गेहूँ एंड फाइनली रिटर्न एज आटा। तो कैपिटल गुड है ये एक, ये फाइनल गुड है, सही बात है। अभी इस आटा चक्की को तो आप आगे कहीं किसी मशीन में डाल के कुछ और नहीं बनाओगे, तो ये एक फाइनल गुड है। एंड आर नॉट यूज एज एन इनपुट, ये तो गलत है बात। इनपुट तो है ना ये, इसी की वजह से तो वैल्यू ऐड हो रही है, नहीं तो किस बात की वैल्यू ऐड। एक सिंपल हाथ से चलाने वाली चक्की भी है, वो भी एक कैपिटल गुड है, उसकी वजह से कुछ इनपुट वैल्यू ऐड हो रही है। तो कोई इनपुट तो लग रहा है ना, इस मशीन का वियर एंड टीयर होगा, एक टाइम के बाद खराब होगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो इट इज एन इनपुट। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटरमीडिएट गुड्स आर कैपिटल गुड्स। अगेन अभी देखिए ये फिर से क्यों गलत है। सपोज करिए एक इंडस्ट्री है जो गेहूं खरीदती है और लास्ट में ब्रेड बनाती है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि इसने ये एक मशीन से पास किया इस गेहूं को, यहाँ पे आटा बना, ठीक है, फिर इसको एक मशीन से पास किया, ब्रेड बनी। तो ये बोल रहा है कि ये जो आटा है ये कैपिटल गुड है। ये कैसे कैपिटल गुड हो गया यार, ये तो इंटरमीडिएट गुड है, ये तो फाइनल गुड भी नहीं है, ये तो इट इज जस्ट मतलब बीच में प्रोसेसिंग में जा रहा है तो सिर्फ एक। अगर ये किसी दूसरी इंडस्ट्री को बेच भी देता और वो इंडस्ट्री भी इसकी ब्रेड बना लेती, भाई फाइनल गुड क्या होता है, फाइनल गुड वो होता है जो कंज्यूम हो गया, ठीक है, चाहे वो मशीनरी हो चाहे वो नॉर्मल प्रोडक्ट हो, ब्रेड है कंज्यूम हो गई, ठीक है, मशीन है धीरे 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 वेरिएंट होकर कंज्यूम हो जाएगी, ये सब फाइनल गुड है। अब जो ऐसा गुड है जिससे आगे कुछ बनने नहीं वाला, आपने ब्रेड खाया, ठीक है, निपट गया काम। लेकिन अभी क्या है, कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल गुड वो है जिससे आप आगे कुछ बना सकते हो। ओके, तो जो इंटरमीडिएट गुड है वो कैपिटल गुड नहीं हो सकता, क्योंकि इस आटे से आप कोई मतलब दिस इज नॉट अ मशीनरी, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज इट इज यूज एज एन इनपुट, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इट गेट्स लॉस्ट। देखिए यही डिफरेंस है। सपोज करिए एक मशीनरी है और सपोज करिए मशीनरी वही जो हम मशीनरी की बात कर रहे हैं नॉर्मल, और ये आटे की बोरी है। अभी क्या है कि इसको ये एकदम इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, इसके थ्रू निकली और ट्रांसफॉर्म हो गई इसमें, लेकिन वही बात है ना, ये तो लॉस नहीं हुआ ना, ये तो ब्रेड बनने के बाद भी आपके पास है, लेकिन इसका लॉस हो गया। तो जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो कैपिटल गुड नहीं होता है, बिकॉज इट गेट्स लॉस्ट इन द प्रोसेस, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। तो ये बिल्कुल बेसिक है। देखिए इनके लिए, इसके लिए ना आपको कोई बहुत ही ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से बात हो रही है। अभी आप वापस से देखिए, कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स, क्या दिक्कत है इसको समझने में आपको। आप समझिए, किसी भी एक दुकान को इमेजिन करिए, किसी भी फैक्ट्री को इमेजिन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर समझिए कि क्या वो इनपुट की तरह यूज़ होता है, नहीं होता है, समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली यूज़ होता है यार, मशीनरी का पैसा है। इंटरमीडिएट गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं क्या, अगेन सोचिए, इंटरमीडिएट गुड है ऑलरेडी अपने प्रोसेसिंग में है, वो कैपिटल गुड कैसे हो सकता है, वो तो अभी खत्म हो जाएगा, जब अगले प्रोसेस की स्टेज पे जाएगा खत्म हो जाएगा, वो कहाँ से कैपिटल गुड हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड इन इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशन। ओके, तो सबसे पहला क्या है, इनफॉर्मल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इनफॉर्मल सेक्टर की जो एक्टिविटी होती है वो नहीं काउंट होती है, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ये तो गलत है ना यार, बिल्कुल जीडीपी में काउंट होगा, क्यों नहीं होगा। इसको आप वो नहीं कर सकते हैं कि जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे सपोज करिए जो घर में काम करने आ रहे हैं, आप उनको जो पैसा दे रहे हो वो कैश में दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी एक बात बताइए, उस कैश को आगे जाके वो यूज़ तो करेंगे ना, पार्ट ऑफ जीडीपी तो वो है ही ना। डिफाइंड नहीं है कि कितना है, लेकिन पार्ट ऑफ जीडीपी तो है, जीडीपी के कैलकुलेशन में तो आता है ना।
फॉर्मल एक्टिविटी आप देखते हो और उसके बेसिस पे हिसाब लगाते हो कि इनफॉर्मल कितनी होगी। इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और उसमें जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इनफॉर्मल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, उनका कोई फॉर्मल चैनल नहीं है, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनके पास कोई बैंक का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये सपोज करिए एक महीने में 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इनका ये इनकम सोर्स है, तभी तो खर्च कर रहे हैं, राइट। तो ये तो जो यहाँ जो खर्च करेंगे वो तो फॉर्मल एक्टिविटी है ना। एट द एंड तो सब कुछ फॉर्मल एक्टिविटी के थ्रू चला जाएगा ना। सपोज करिए किसी दुकान से खरीद रहे हैं, अब हो सकता है वो दुकान भी ऐसे नॉर्मल खुली हुई हो, वो भी कोई फॉर्मल एक्टिविटी में ना हो, बट वो दुकान अपना सामान कहीं और से खरीदेगी, किसी फैक्ट्री से खरीदेगी, वो फैक्ट्री किसी इंडस्ट्री से खरीद रही होगी, तो एट द एंड तो जो सिस्टम है वो फॉर्मल सिस्टम में जाएगा। तो आप फॉर्मल सिस्टम को देखते हो, उसके बेसिस पे हिसाब लगाते हो कि इनफॉर्मल सिस्टम कितना है, इनफॉर्मल एक्टिविटी कितनी है। आपने सुना होगा ना, इनफॉर्मल एक्टिविटी, इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया में एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह खड़ी रहती है। तो अगर उसको काउंट ही नहीं करेंगे तो जीडीपी बहुत कम हो जाना चाहिए फिर। तो नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर अगला आता है री एक्सपोर्ट्स। कह रहे हैं कि री एक्सपोर्ट्स है वो इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ इंपोर्ट किया और फिर उसको एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। सपोज करिए कुछ भी, कोई भी चीज़ आपने, जैसे मान लीजिए डायमंड इंपोर्ट किए और डायमंड एज इट इज बाहर एक्सपोर्ट कर दिए, ओके, जो भी उस पर काम किया और वापस उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो क्या ये जीडीपी के कैलकुलेशन में नहीं काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? ओके, तो जितना भी, क्योंकि देखिए द पॉइंट इज कि वैल्यू की बात हो जाती है। आपने ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आई होगी ना, कोई वैल्यू यूज हुई होगी, देयर मस्ट बी वैल्यू अटैच टू इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाऊँ तो सपोज करिए कि आपको एक वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। आपको एक वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है अपनी कंट्री में। इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए आप मशीनरी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अलग अलग उससे कंपनी से मशीनरी मंगा रहे हैं। आपने किसी एक कंपनी से एक मशीन मंगाई, दूसरी कंपनी से मशीन मंगाई, ये देखने के लिए कि सबसे एफिशिएंट कौन है। लेकिन अब वो कंपनी से फ्री में थोड़ी उस मशीन को भेज रही है, कुछ आपसे उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, हो सकता है थोड़े दिन रखने का चार्ज लगे, कोई सिक्योरिटी फीस लगे, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस लगे, कोई ना कोई वैल्यू अटैच हो जाती है उस चीज़ से। तो वो वैल्यू तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने मशीनरी मंगाई, अभी सपोज करिए आपने इसके 1 करोड़ रुपए दे दिए, जब ये मशीनरी वापस चली गई आपके 1 करोड़ रुपए वापस आ गए, या फिर सपोज करिए आपके 90 लाख वापस आ गए, ठीक है। तो ये जो 10 लाख का डिफरेंस है, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा, ये जीडीपी में काउंट होगा। तो इसलिए री एक्सपोर्ट्स भी आपके जीडीपी में काउंट होते हैं। अभी देखिए ये चीज़ें बहुत ही रेयर चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अभी देखिए 4 क्वेश्चन करके, 5 क्वेश्चन करके आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि जीडीपी में क्या क्या होता है। लेट्स मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी काउंट होता है, ये भी काउंट होता है, तो नॉट पूछा है तो नीदर हो जाएगा आंसर, डी विल बी द आंसर। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको सारे क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा है कि जीडीपी पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन करके इतना आपको समझ में आ रहा है, यही है, इतना ही समझना है। क्या समझ में आया हमें? जीडीपी जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी एज इन जोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं करता है, डोमेस्टिक और नेशनल टेरिटरी की बात करता है। यहाँ से 4 तरीके समझ में आ गए जीडीपी के। यहाँ से समझ में आ गया कि जीडीपी में ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, कैपिटल गुड्स का क्या सीन होता है, क्या मीनिंग होता है। यहाँ से 2 और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि इन्फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड होता है और री एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होता है। तो नाउ यू हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो आपके दिमाग में फिट है। अब इसमें से कैसे घुमा फिर आके स्टेटमेंट आ जाए, कुछ आ जाए, वहाँ पे आपको बस एक्टिव रहना है, ओके। बस इतना ही है। दिस इज हाउ यू लर्न कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रू एमसीक्यूज। यहाँ पे कोई आपको यूपीएससी की ट्रिक्स नहीं सीखनी है, यहाँ पे ये वो लेक्चर नहीं है, ओके। लेट्स मूव अहेड, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इफ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट होल्ड ट्रू। देखिए ऐसे वर्ड्स कभी मिस मत करिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मस्ट मतलब होगा ही होगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा ही होगा अगर इंडिया पे इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है तो, ओके। रियल जीडीपी विल राइज। अभी देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि रियल जीडीपी और ये आपका नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एक बार ये समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसको वैसे देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा होना ही होना है ट्रू। तो रियल जीडीपी विल इंक्रीज, ये बात सही है, रियल जीडीपी इंक्रीज होएगा तभी होता है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा हो, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आपका क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी ग्रो हो रहा हो। आपको उसमें देखना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन की वजह से ग्रो हुआ है या फिर वो एक्चुअली ग्रो हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब होती है? जब आपका रियल जीडीपी ग्रो कर रहा हो,
ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसे समझाता हूँ इसको, कि सपोज करिए आपने 2011 पे आपका बेस ईयर है जहाँ पे आप अपना, जिसके बेसिस पे आप अपना रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हो। या फिर ऐसे भी छोड़िए, एक सिंपल सा ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं बहुत। एक पेंसिल है, ठीक है, वो एक पेंसिल सपोज करिए आज 10 रुपये की है, अगले साल वो पेंसिल की कीमत 15 रुपये हो गई। ठीक है, अभी देखने में लग रहा है कि अच्छा ठीक है 5 रुपये की कीमत बढ़ गई है। तो अगर इस साल आपकी इकॉनमी ने एक पेंसिल प्रोड्यूस करी तो आपका जीडीपी कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। अगले साल आपकी इकॉनमी ने फिर एक पेंसिल प्रोड्यूस करी, अब आपका जीडीपी कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। तो आपको लग रहा है देखने में कि हाँ हाँ ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि ये जो ग्रोथ आया 50% का, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन हो, सिर्फ महंगाई की वजह से ये ग्रो हुआ हो। एक्चुअली एक्चुअली क्या ग्रोथ हो रही है? एक्चुअली तो यहां पे सिर्फ एक पेंसिल प्रोड्यूस हुई थी, यहां पे भी सिर्फ एक पेंसिल प्रोड्यूस हुई है। अगर यहां पे 2 पेंसिल प्रोड्यूस होते अगले साल, ठीक है, और सपोज करिए 30 रुपए की भी होती, इस 30 रुपए में 10 रुपए आप इन्फ्लेशन हटा देते, 20 रुपए आ जाता। पहले साल आपका प्रोडक्शन था 10 रुपए, अगले साल आपका प्रोडक्शन है 20 रुपए। अब आपको दिख रहा है कि हाँ ग्रोथ हो गई है। इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि रियल जीडीपी अगर इंक्रीज करेगा तो हाँ डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि रियल जीडीपी किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का या फिर किस अमाउंट का प्रोड्यूस किया, ऐसे बोल लीजिए, यह कितना कितना अमाउंट प्रोड्यूस किया और किस अमाउंट पे प्रोड्यूस किया। तो नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो सकता है, रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा। ऐसा भी हो सकता है देखिए कि आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई हो, आपका प्रोडक्शन का ओवरऑल वो डिक्रीज हुआ हो, लेकिन स्टिल आपकी जीडीपी बढ़ जाए, आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाए। ये भी एंटायरली पॉसिबल है ना। सपोज करिए इस साल 2 पेंसिल प्रोड्यूस करी आपने, ये 10 रुपए की थी, अगले साल एक ही पेंसिल प्रोड्यूस करी लेकिन ये 20 रुपए की है, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन बहुत ही हाई है ना, हो सकता है ना। लेकिन एक्चुअली में रियल जीडीपी क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। ओके, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो रियल जीडीपी बढ़ा ही बढ़ा होगा। क्या नॉमिनल जीडीपी इज मतलब कंपल्सरी इंक्रीज हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज? नहीं, अगेन ये जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ ही हुआ हो, सेम रेट ऑफ ग्रोथ रहा हो पिछले से पिछले साल पे। सपोज करिए ऐसे है कि यहाँ पे 100 था, फिर इसका कुछ ऐसे 50% इंक्रीज हुआ तो 150 हो गया, फिर दोबारा 50% इंक्रीज हुआ तो कितना, 225 रुपये हो गया। तो अभी यहाँ भी 50% का ग्रोथ है और यहाँ भी 50% का ग्रोथ है, रियल जीडीपी में देख रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना एट अ रेट ऑफ 50%। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी वो इंक्रीज करना चाहिए। मतलब आज 50, पिछले साल 50 था तो इस साल वो 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। नहीं, अगर वो 50 पे भी ग्रो कर रहा है तो इकोनॉमी ग्रोथ तो हो रही है ना। देखिए यही है यार, इकोनॉमी इज अबाउट दिस, इकोनॉमी इज अबाउट दिस, इकोनॉमी इज अबाउट बीइंग क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, क्लियर विद द टर्म्स। रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ का क्या मतलब है। अगर मैं ग्रोथ बोल रहा हूं तो 100 से अब 150 हो गया, ये ग्रोथ है। 100 रुपए से 150 रुपए हो गया, ग्रोथ है। 150 रुपए से 200 रुपए हो गया, ग्रोथ है। ओके, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज समझाता हूं। इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कितना गलत है समझाता हूं। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी डिक्रीज भी हो रहा है ना, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा हो। कैसे, देखिए समझिए। अगर आपका सपोज करिए आपने इस साल 100 रुपये का किया था, अगले साल आपने 150 रुपये का किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ कितनी हो गई, 50% की ग्रोथ हो गई। अगले साल आपकी इकोनॉमी में सिर्फ 10% का ग्रो हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 150 का 10% इज 15, 15 रुपये ऐड हो, 165 हो गया। तो यहाँ पे इसने सिर्फ 10% का ग्रो किया। तो आप ये कह दोगे क्या कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी है, आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी तो डिक्लाइन कर गया, पहले 50% था, अभी 10% हो गया। तो आप ये कह दोगे क्या कि आपका जीडीपी ग्रो नहीं किया है? ऑब्वियसली ग्रो किया है। ओके, तो ये स्टेटमेंट इज बिल्कुल गलत। कहाँ गया ये रहा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी विल इंक्रीज? नो, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी। ऐसा होगा तो अच्छी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो बिल्कुल ही गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मशीनरी बढ़ रही हो, ऑटोमेशन बढ़ रहा हो, उसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। एंड व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी ए ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए, अभी वही है ना, अभी आपने जीडीपी देखा, अब आप देख रहे हैं कि इसका इस बाकी चीज़ों से क्या लेना देना है, ग्रोथ का क्या लेना देना है। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग रिसेशन, मंदी, देन मंदी, हाँ मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया, तो आपका क्या होता है, रिसेशन होता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू,
डिक्रीज इन रियल जीडीपी, डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फिर से वही समझने वाली बात है, सिंपल आंसर है इसका बिल्कुल। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका रियल जीडीपी है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखिए जैसे ऐसे है कि रिसेशन कब आता है वो समझते हैं। वही है, सपोज करिए इस साल आपका जो जीडीपी था वो 100 रुपये था, अगले साल आपका जो जीडीपी हुआ है वो 110 रुपये हो गया है। रियल जीडीपी की बात करते हैं अभी, ठीक है, तो ये ग्रोथ हुआ है। अब इसके अगले साल आपका रियल जीडीपी, अभी 10% का ग्रोथ था, अब सपोज करिए इसके अगले साल जस्ट आपका 1% का ग्रो हुआ, ठीक है, तो 1% इसका कितना हो जाएगा 1.1, तो 111.1 सपोज करिए ऐसा हो गया। तो ग्रोथ तो हो रहा है, 1% का हुआ भले, लेकिन ग्रोथ हो रहा है। अब सपोज करिए इसके अगले साल ये घट के 105 रह जाता है रियल जीडीपी, करेक्ट, ये घट के 105 रह जाता है, 111 से 105 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इकोनॉमी ने नेगेटिव ग्रोथ शो करी, माइनस सम परसेंटेज जो भी आएगा, आई गेस 5 के आसपास कुछ आएगा, -5% के आसपास शो किया। ठीक है, साइज ऑफ इकोनॉमी डिक्रीज हुआ है, रियल जीडीपी डिक्रीज हुआ है, चेंज इन रियल जीडीपी नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ रेट आया है। इसको बोलते हैं रिसेशन, इसको बोलते हैं इकोनॉमी का श्रिंक होना। सो इसका आंसर तो यही है, डिक्रीज इन रियल जीडीपी। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी क्यों नहीं है। डिक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, अभी देखिए ये बहुत सिंपल है, नॉमिनल जीडीपी आपका हो सकता है कि डिक्रीज कर रहा हो, लेकिन स्टिल आपका रियल जीडीपी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी डिपेंड्स अपॉन कि किस प्राइस पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी सपोज करिए इस साल जो प्राइस था वो आपका 100 रुपये था, और अगली बार नॉमिनल जीडीपी ऐसा हुआ है कि सपोज करिए 90 हो गया, लेकिन ये जस्ट प्राइस में डिफरेंस की वजह से हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो गया है ना, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा था, जस्ट प्राइस की वजह से ये कम हो गया, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा है, तो इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी को नहीं देखते हैं। अगर सिर्फ प्राइसेस की वजह से नॉमिनल जीडीपी कम हो रहा है, लेकिन रियल जीडीपी, अभी मैंने ऊपर समझाया ना कि दिस डिपेंड्स अपॉन कि किस वैल्यू पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो वैल्यू पे कम हुआ हो, लेकिन एक्चुअली में जो रियल जीडीपी है वो बढ़ रहा हो। इसीलिए द बेस्ट इंडिकेटर इज रियल जीडीपी, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एनीथिंग इज रियल जीडीपी। इसलिए जब भी हम बात करते हैं, हम रियल जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि रियल जीडीपी किस तरीके से ग्रो कर रहा है। इसलिए हम, जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्या पूछा है क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड पूछा था ना 2022 में, क्यों पूछा? क्योंकि आपका रेट ऐसा भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा हो किसी चीज़ का, तो उसका क्या फायदा अगर महंगाई की वजह से बढ़ रहा है, तो वो तो एक्चुअली में तो कुछ कंट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा ना, आप दिखाते रहो कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए क्या बोलते हैं कि आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है, कभी भी आपकी इकोनॉमी में जो रेट ऑफ ग्रोथ है ऑफ जीडीपी, इट शुड बी मोर देन दैट ऑफ इन्फ्लेशन, तभी इसका मतलब आप कुछ ना कुछ रियल में कर पा रहे हो, नहीं तो वो सिर्फ इन्फ्लेशन जो है उसको ड्राइव कर रही है। डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें डिक्रीज हो, नहीं, इसका मतलब रिसेशन नहीं होता है। ये मैंने ऑलरेडी समझाया, ये तो मैं समझा चुका हूं, या 10% था या 1% हो गया, लेकिन ये रिसेशन नहीं है, इकोनॉमी अभी भी ग्रो कर रही है। ओके, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, तो ए आंसर हो गया। क्लियर है ये चीज़, रेट का फंडा, रियल और नॉमिनल का फंडा, आई होप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर है। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत सिंपल है यार, नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसमें मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनके डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, ये सिंपल सा है, याद रख लो। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही है इसकी डेफिनेशन, जस्ट रिमेंबर इट और एज इट इज मार्क करके आओ। जीएनपी और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो आप सबको पता है, ग्रोस और नेट में जो डिफरेंस होता है कि आप जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ होता है उसको आप रिड्यूस कर देते हो। ओके, पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे लेते थे, लेकिन अभी हम मार्केट कॉस्ट पे लेते हैं। सो प्रेजेंटली दिस, इससे पहले ये था, लेकिन अभी ये हो गया है, ये फाइनल है, इसको याद रखिए। ये एनएसओ के हिसाब से, एनएसएसओ, सीएसओ, कुछ भी बोल लो, ठीक है, इसके हिसाब से है ये। एंड नाउ दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रोस नेशनल इनकम, ग्रोस, ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम। ओके, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं। इट इज़ द इनकम अर्नड बाय कंट्रीज रेसिडेंस, ये तो इसकी डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन ही दे दी सबसे पहले उसमें, एक सेकेंड, हाँ ओके। इट इज़ द इनकम अर्नड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स का मतलब क्या है, एक कंट्री के लोग, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो चाहे वो बाहर रह रहे हो, कंट्री के लोगों ने क्या, व्हाट इज अ वर्ड यूज्ड, नेशनल,
नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, आप एक इंडियन हो लेकिन आप कनाडा में काम कर रहे हो, कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, यू विल बी काउंटेड इन ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक है, तो इट इज द इनकम अर्नड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स। ओके, सो ये करेक्ट हो गया। देन इट इज द इनकम अर्नड बाय अ कंट्रीज रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स बोथ। नहीं, ये तो गलत ही हो गया, सिर्फ कंट्री के रेसिडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस बाय एनएसओ, ये तो हमने ऊपर देखा ही अभी। इट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। नहीं, पता नहीं, ये तो जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, नहीं नहीं, ये तो सम रैंडम स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसका आप मतलब समझ लीजिए क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रोस नेशनल इनकम। ये कोई भी इनकम जो अर्न करता है इंडिया का रेसिडेंट, सिर्फ इसमें हम इंडिया के रेसिडेंट काउंट करते हैं, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो चाहे वो बाहर रह रहा हो। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद मैंने एक वर्ड गलत यूज कर दिया। ग्रोस नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय इंडियन रेसिडेंट्स, चाहे इंडिया में अर्न करे या फॉरेन अर्न करे। मैंने शायद रहना यूज कर दिया, रहना तो इंडिया का रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली इंडिया का ही है, तो इंडिया का रेसिडेंट है, इनकम चाहे इंडिया में अर्न करे चाहे बाहर अर्न करे, रेसिडेंट इंडिया का है। ठीक है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई है, नहीं हमें नहीं चाहिए, रेसिडेंट। यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे अर्न इंडिया में करे चाहे बाहर करे। समझ में आ गया, अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडियन है, ये देखिए एनआरआई होता है ना, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये बाहर, ये कहीं भी दुनिया में कुछ भी कमा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, वो हमारे ग्रोस नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ठीक है, हमारे यहां पे क्या आएगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे इंडिया में अर्न कर रहा हो चाहे वो इंडिया से बाहर अर्न कर रहा हो, उसकी इनकम चाहे इंडिया में हो रही हो चाहे इंडिया से बाहर हो रही हो, इट विल बी काउंटेड इन ग्रोस नेशनल इनकम। ठीक है, और किस रेट पे कैलकुलेट होता है, तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, हमने अभी देखा हमने जस्ट ऊपर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर हियर, इट विल बी 1 and 3। ओके, आगे देखते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस। हाँ, अभी देखिए ये अगेन, ये बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ें चलती आती हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट टैक्स, व्हाट इज प्रोडक्शन टैक्स। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो ये सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्शन टैक्सेस आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। तो हाँ भाई, जो भी टैक्सेस किसी भी तरीके के हों, प्रोडक्ट के टैक्सेस हों या प्रोडक्शन के टैक्सेस हों, वो इंक्लूड होते हैं जीडीपी में। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप प्रोडक्शन करते टाइम आपका कोई टैक्स लग रहा हो या प्रोडक्ट पे कोई टैक्स लग रहा हो, कुछ भी हो, इट इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वलेंट टू नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। नो, बिल्कुल गलत है ये, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट फैक्टर इनकम इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। इसका क्या मतलब है, नेट फैक्टर इनकम इज अबाउट इनकम, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम का क्या मतलब है कि जैसे हम अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि इंडियन रेसिडेंट है, बाहर से कुछ कमा के लाया, ठीक है, और कुछ लोगों ने, कुछ बाहर वाले लोगों ने यहां से कुछ कमाया, दिस इज नेट फैक्टर। इसका जो माइनस करके आएगा, दिस इज नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे ऐसे है कि इंडिया का एक सेकंड इसको पतला कर लेते हैं। इंडिया का एक म्यूजिशियन है, ठीक है, उसने बाहर कॉन्सर्ट किया और सपोज करिए $100 कमाए। बाहर का एक म्यूजिशियन है, उसने इंडिया में कुछ किया और सपोज करिए उसने $50 कमाए। तो नेट फैक्टर इनकम हमारी अब्रॉड से कितनी हो गई, 100 - 50 इज इक्वल टू $50। ठीक है, ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन दिस इज नॉट अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत चीज़ों का होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अबाउट गुड्स, इट इज अबाउट गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया एंड उसको आप बाहर भेज रहे हो। नेट फैक्टर इनकम इज जस्ट अबाउट कि बाहर, भारत के लोगों ने जाके बाहर क्या कमाया और बाहर के लोगों ने आके यहाँ क्या कमाया, उसका नेट। तो ये सिर्फ ये तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो गुड्स का होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो सर्विसेज का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। आप यहीं से बैठ के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, तो दैट इज डिफरेंट देन दिस। तो नहीं, इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, आपने ये अपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, व्हाट इज प्रोडक्ट टैक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट सब्सिडी, व्हाट इज प्रोडक्शन सब्सिडी, ये अपने बाहर पढ़ा होगा। ठीक है, अपने मतलब उसमें अपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, आई विल नॉट गो इनटू इट्स डिटेल, बट हाँ, टैक्सेस आर पार्ट ऑफ जीडीपी, ये तो बिल्कुल सिंपल है, टैक्सेस आर पार्ट ऑफ जीडीपी। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए ना, टैक्सेस है, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, देखिए समझाता हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टैक्स, एक होती है सब्सिडी। जब आप इनको फैक्टर कर लेते हैं तभी आपका लास्ट में मार्केट प्राइस निकलेगा ना। एक आपका सपोज करिए 100 रुपये की चीज़ है,
आपने प्रोड्यूस कर लिया, वो 100 रुपये की हो गई। अब उस पर टैक्स लगा, ये आपने उसका प्राइस डिसाइड किया है, अब उस पर टैक्स लगा आपका 10 रुपये, सब्सिडी मिल गई आपको 5 रुपये, तो उसका मतलब फाइनल आपका कॉस्ट क्या है, 110 माइनस 5, 105, ये आपकी मार्केट कॉस्ट है, इसी पे आपका जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो टैक्स इंक्लूड हुए ना, सब्सिडीज भी रिड्यूस हुई, तो फैक्टर किया जाता है इन चीज़ों को जीडीपी में। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए सबसे पहले जहां भी इसमें जीडीपी की बात दी हो ना, वो हटा दो, पर कैपिटल जीडीपी से नहीं चलता है ये, क्योंकि जीडीपी आपका किसी कंट्री का, देखिए दिस इज नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया ना, ये एक कंट्री की बात कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बेसिस पे आता हो, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनका वेलफेयर ना हो रहा हो। ऐसा हो सकता है कि कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे सपोज करिए नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, सपोज करिए इट इज़ अबाउट नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या स्टेट क्या कर रही है कि बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोड्यूस करती है, एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी है नहीं रहा ऐसा, बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्शन किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट से जो पैसा पैसा आया वो जीडीपी में ऑब्वियसली इंक्लूड हो जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया की जीडीपी बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, बट लोगों का फायदा हो रहा है क्या? नहीं, लोगों का फायदा कब तक नहीं होगा, जब तक नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम वो नहीं बढ़ेगी, जब तक पर कैपिटा नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। हर इंसान में नेशनल इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये भी एक लिमिट तक ही है। ऐसा हो सकता है ना राइजिंग इनक्वालिटी हो, लेकिन स्टिल इट इज बेटर देन जीडीपी, क्योंकि आपकी यहां पे क्या देखी जाएगी कि नेशनल इनकम आपकी कितनी बढ़ रही है, उसमें फिर आप उसको पर कैपिटा में आपने कैलकुलेट किया तो पता चल गया कि ओवरऑल लोगों का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। देन द सेकंड थिंग विच हियर इज कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। अगेन करंट प्राइस पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो नेशनल इनकम है वो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही हो, तो लोगों का क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। लोगों का फायदा कब होगा? जब नेशनल इनकम या पर कैपिटा नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे बढ़ रही हो, यानी कि पेंसिल की प्रोडक्शन बढ़ गई है, एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल, चार पेंसिल, इन्फ्लेशन से हमें मतलब नहीं है, पेंसिल्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तब लोगों का फायदा हो रहा है। इसका मतलब तब लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ रही है, लोगों की प्रोडक्शन पावर बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा जा रहा है। इन्फ्लेशन से बढ़ाते जाओगे तो क्या मतलब है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा। तो करंट प्राइसेस आर एट इन्फ्लेशन, है ना, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, तो नहीं, इट इज नॉट। कांस्टेंट प्राइस क्या है? करंट प्राइसेस में से इन्फ्लेशन हटा दो, अब एक्चुअल में निकल के आएगा, अब एक्चुअल में पता चलेगा कि नेशनल इनकम बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो पर कैपिटा नेशनल इनकम, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेलफेयर ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री। वन ऑफ द बेस्ट वेज, एटलीस्ट इन चारों में से जो बेस्ट है वो यही है। क्योंकि जीडीपी में मैंने आपको बताया कि जीडीपी तो बिल्कुल दिक्कत की चीज़ हो सकती है, करंट प्राइसेस में क्या है वो भी मैंने बताया, तो क्या बचता है हमारे पास इन चारों में? दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। देर इज अ चाइनीज कंपनी डूइंग बिजनेस इन इंडिया, द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी विल बी अ पार्ट ऑफ, ठीक है, एक चाइनीज कंपनी इंडिया में प्रॉफिट कर रही है, तो वो कहाँ काउंट होगा? इंडिया के जीडीपी में और चाइना के जीएनपी में। दोनों ही बातें सही है यार, सिंपल है ये तो। ये ऐसे ही है कि इंडिया की कंपनी कोई बाहर काम कर रही है, देखिए ये ले लेते हैं, चाइना की कंपनी है, यहाँ पे इंडिया में काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया की तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ ही रही है, जोग्राफिकल टेरिटरी में, है ना, तो यहाँ इंडिया में तो काउंट हो गई। और कंपनी क्योंकि चाइना की है, तो चाइना का तो मतलब नेशनल इनकम में काउंट होगा, वो जीएनआई में काउंट होगा, जीएनपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन चाइना का एक तरह से, नेशनैलिटी चाइना की है, और इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो इंडिया का जीडीपी हो गया। तो ये तो सिंपल है। मतलब देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना आपके बहुत आसानी से ठीक हो जाएंगे अगर आप एक बार ना इन डेफिनेशंस को क्लियर कर लोगे। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएनआई क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट क्या होती है, तो एक बार इनको ना रिवाइज कर लो आज ही। अगर कर भी रखा है अच्छे से तो भी रिवाइज कर लो एक बार, क्या जाता है, क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, सिंपल था ये, आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोस नेशनल इनकम या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जो वही देखे वही क्वेश्चन आ गया ना, दोबारा से जीएनपी जीएनआई आ गया, वही कह रहा हूँ, एक बार देख ही लो इन्हें तो फिर ख़त्म काम। जैसे अभी एक याद पता होना चाहिए आपको कि जीएनपी क्या होता है। अगर जीडीपी में आप क्या ऐड कर दो कि बाहर से कितना पैसा आया गया, है ना, अगर आप वो ऐड कर दो तो आपका क्या बन जाता है, जीएनपी बन जाता है। कि भाई कितना हमारा गया कितना आया, इसका जो नेट है वो ऐड कर दो यहाँ पे जीडीपी में, तो जीएनपी बन जाता है। क्या, चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएनपी या जीएनआई। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्सेस, इट इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ भाई, तो क्या आता है इसमें? देखिए ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट डज नॉट कम अंडर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टाइप चीज़, ठीक है। ये ट्रांसफर पेमेंट है, यही ये छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है ना, ये अपने को पता होने ज़रूरी है। अगर
जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं कि उसका नेट कितना है, तो वो है आपकी नेट इनकम। जो ये ट्रांसफ़र पेमेंट है ये कैसे हैं कि सपोज करिए किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है यूएस में, तो इन्होंने यहाँ से इसको पैसे भेज दिए, ये क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। ये आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काउंट नहीं होगा, ये आपकी नॉर्मल ट्रांसफ़र पेमेंट है। ठीक है, ऐसे ही मान लो कि कोई बाहर काम करने गया, उसने पैसे वापस अपने मम्मी पापा को भेज दिए वापस, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट है। ऐसी चीज़ें नहीं काउंट होंगी। यही डिफरेंस है, यही चीज़ें पता होनी चाहिए बस। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके क्वेश्चन ठीक कराते हैं। अब यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी, कोई भूलिएगा मत। तो क्या काउंट होता है जीएनपी में जब जीडीपी के साथ ऐड करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। फैक्टर इनकम, इनकम, नेट फैक्टर इनकम, नेट इनकम, नॉट नेट ट्रांसफर्स। क्लियर है? इंक्लूड्स प्रोडक्शन टैक्सेस, ये तो ठीक है, तो सिंपल है, प्रोडक्शन टैक्सेस तो होंगे इंक्लूड, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी वो तो करते ही हैं हम, दैट इज़ तो नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए आंसर? 12 का ए हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। बस ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट है आपके बने हुए तो ठीक है, नहीं बने हुए तो साथ साथ भी बनाते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी? मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये मैंने पीवाईक्यू में भी कराया, जिसने पीवाईक्यू की वीडियो देखी है। क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है, जो भी चीज़ कोई एसेट क्रिएट करे, कोई कैपिटल क्रिएट करे, वो इन्वेस्टमेंट है, और जो लायबिलिटी क्रिएट करे वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो इसमें से ये देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी आगे फ्यूचर के लिए कैपिटल प्रोड्यूस कर रही है या एसेट प्रोड्यूस कर रही है। एक सेम क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने फार्मर्स को लेके कि इनमें से क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। उसमें दे रखा था कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में कंप्यूटर लगवा दो, बिल्कुल सही बात है भाई। एक दे रखा था उसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांट दो, नहीं, उससे कोई कैपिटल नहीं क्रिएट हो रहा ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ऊपर से कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा उससे। तो आपको यही चीज़ इसमें देखनी है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड, कंजम्पशन गुड प्रोड्यूस हुए, आगे के लिए कोई एसेट ही नहीं है, तभी के तभी प्रोड्यूस हुए, तभी के तभी आप खा गए, कंज्यूम कर लिया, तो नहीं है, ये खत्म हो गया ये। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, बिल्कुल सही बात है, ये तो डेफिनेशन ही है इन्वेस्टमेंट की। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि सर्विस कैसी चीज़ है, आप तभी के तभी ले लोगे तो तभी की तभी खत्म हो जाएगी, तो आगे के लिए नहीं बची वो। करेक्ट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, अगेन नो, नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ। एक इंसान पे थे शेयर, उसने दूसरे को शेयर दे दिए, कुछ क्रिएट नहीं हुआ ना यहाँ पे। देर इज नो एसेट क्रिएटेड, देर इज नो कैपिटल क्रिएटेड, उस पर ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। तो ये भी नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर? 2 ओनली, बस सिंपल बन गया कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टमेंट क्या है? जहां पे कोई कैपिटल क्रिएट हो, जहां पे कोई एसेट क्रिएट हो। अच्छा, एक दूसरी चीज भी होती है, अगर लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही होती है तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है, लेकिन ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा कि कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंपोर्टेड कैपिटल इक्विपमेंट आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, आपने बाहर से कोई कैपिटल इक्विपमेंट मंगा लिया तो इन्वेस्टमेंट हो गई ना। इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है ना। आप बाहर से, जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि आपको कोई वैक्सीन बनानी है, आपने बाहर से अच्छी खासी बड़ी मशीनरी मंगा ली, इन्वेस्टमेंट तो इंडियन इकोनॉमी में है ना। वे इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जहां कैपिटल क्रिएट हो, बस सिंपल। इस इन्वेस्टमेंट से कैपिटल क्रिएट हुई, खत्म बात, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। कैपिटल गुड एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया आर नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट, अगेन ये बात भी बिल्कुल सही है। अब ये कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका पहले वाले कॉन्सेप्ट से आ गया, ये थोड़ा सा और समझ लो। इंडिया, ये सपोज करिए इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट की, तो ऐसा कुछ क्रिएट होना चाहिए ना जो यहाँ पे आगे फायदा पहुंचा सके। अब हमने कोई कैपिटल गुड था हमारे पास, वो हमने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट नहीं क्रिएट हुआ ना। हम क्या फायदा उठाएंगे उसका? हम क्या उसका आगे बेनिफिट रीप कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। मशीनरी प्रोड्यूस हो गई, चलो ठीक है, आपने ना बहुत अच्छी कोई मशीनरी बना दी, उस मशीनरी को बनाने के बाद आपने बाहर बेच दिया, आपका इंडिया में क्या फायदा हुआ उससे? समझ रहे बात? तो इन्वेस्टमेंट इज एनीथिंग, इन्वेस्टमेंट इज एनीथिंग दैट क्रिएट कैपिटल गुड, जो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ रिटर्न्स दे सके। एक वर्ड यूज होता है ना, ROI, है ना। तो कोई ऐसा कैपिटल गुड, अच्छा जरूरी नहीं है, ऐसी भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है भाई जो उस टाइप का रिटर्न ना दे जिस टाइप का आप चाहते हैं, या फिर नेगेटिव रिटर्न दे दे कई बार, है ना। लेकिन एटलीस्ट ऐसा होना तो चाहिए कि फ्यूचर में आपके पास वो देखने के लिए हो कि हाँ भाई ये मेरी मशीनरी है, देखो यहाँ पे लगी हुई है, ये काम करती है। पिछली बार समझाया था ना मैंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड जो है वो एक इनपुट को लेके आगे कुछ दूसरी चीज बनाता है, तो ये इंटरमीडिएट का काम करता है। लेकिन जो लास्ट में कंजम्पशन गुड बन गया, फाइनल गुड बन गया, नहीं, वो कोई बीच में उसका काम नहीं कर रहा है, वो कैपिटल नहीं है। तो
ये बनना जरूरी है ना, अगर आपने इसी मोमेंट पे बाहर एक्सपोर्ट कर दिया इसको तो ये बनेगा ही नहीं, तो कहाँ का एसेट फिर? आई बात समझ? यही है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू। ये भी प्लीज ये चीजें ध्यान से पढ़ा करिए। कुड बी, यहीं पे होता मस्ट बी ट्रू, तो डिफरेंट हो जाता आंसर। कुड भी बोल रहा है, मस्ट भी मतलब हर एक सिचुएशन में होना चाहिए, कुड भी मतलब कोई भी सिचुएशन में होगा तो चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू फॉर अ हाई सेविंग रेट इन एन इकोनॉमी। लोग पैसा बचा बहुत रहे हैं, ठीक है, पैसा बचा बहुत रहे हैं तो हो सकता है हाँ इन्वेस्ट ज़्यादा करें, ठीक है ये बात। तो पैसा बचा बहुत रहे हैं तो ऐसा हो सकता है हाई कंजम्पशन, नहीं, गड़बड़ है। अगर हाई कंजम्पशन होगा तो हाई सेविंग हो ही नहीं सकती। देखिए यही पॉइंट है, अगर आप यही यही चीज़ें समझने वाली है। हाई एक्सपोर्ट्स, सही बात है। देखिए हाई सेविंग रेट का मतलब क्या होता है? सेविंग रेट का मतलब क्या होता है ये बताइए, ये सोचिए एक बार, खुद में सोचिए। जब आप पैसे को या तो सेव कर रहे हैं या उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही होता है आपका क्या, सेविंग रेट का फायदा। या तो पैसा आपका सेव हो जाएगा, बैंक में सेव कर लोगे, अपने घर में सेव कर लोगे, या तो आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं सेव ही हो रहा है। भाई एक तरह से जब आप बैंक में पैसा डालते हो वो क्या है, आपका एक तरह का तो इन्वेस्टमेंट ही है ना, उस पर आपको इंटरेस्ट रेट वापस मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। ऐसे मतलब किसी कंपनी में डाल दोगे, किसी बॉन्ड में डाल दोगे, सब इन्वेस्टमेंट है। तो हाई सेविंग अगर है तो हाई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाई कंजम्पशन अगर है तो वो तो बिल्कुल ही हाई सेविंग नहीं है ना, कंज्यूम कर लिया। जो कंज्यूम कर लिया वो बचा कहाँ? ऐसे समझ लीजिए 100 रुपये थे आपके पास, ये 100 रुपये आपने बैंक में डाल दिए, तो ये 100 रुपये चाहे आपकी जेब में हो चाहे बैंक में हो, है तो सेविंग में ही ना। लेकिन ये 100 रुपये की आप चॉकलेट खरीद के खा गए तो आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, चॉकलेट बची बस, और वो भी खा गए तो वो भी नहीं बची, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया आपका एंड में। तो ये क्या है, ये है हाई कंजम्पशन, और हाई कंजम्पशन हुआ तो सेविंग क्या हो गई, जीरो, ठीक है। इसीलिए वैलेंटाइन के आसपास हाई सेविंग रेट होना जरूरी है। खैर वो कभी बाद में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3। अच्छा थर्ड क्यों, हाई एक्सपोर्ट्स तो मतलब ठीक है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जब हाई सेव कर रहे हैं, आपने हाई इन्वेस्टमेंट किया तो आपका कुछ प्रोड्यूस हुआ, आपने उसे बाहर भेजा, लेकिन कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ। कंजम्पशन का मतलब क्या है कि जो पैसा है वो खत्म हो गया, पैसे को, एसेट का कम होना इज कंजम्पशन। एसेट का दूसरी जगह इन्वेस्ट हो जाना, एसेट का बाहर एक्सपोर्ट हो जाना, उससे कुछ फायदा होना, ऑल ऑफ दैट इज ठीक है, वो सेविंग्स का पार्ट है। अगेन कुड भी लिखा है तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, कुड भी। मस्ट हो जाता तो ये गलत हो जाता, मस्ट हो जाता तो उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हाई इन्वेस्टमेंट भी ना हो और हाई एक्सपोर्ट भी ना हो, ये चीज भी समझिएगा। अगर यहाँ पे मस्ट हो जाता, मस्ट, तो ये तीनों गलत हो जाते, क्योंकि हाई सेविंग है तो हो सकता है मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपने अलमारी में रख के छोड़ रखे हैं पैसे, मैंने अपने वॉलेट में रख के छोड़ रखे हैं पैसे, मैं दूंगा नहीं। करा लो मेरे से, कैसे इन्वेस्टमेंट कराओगे, करा लो कैसे एक्सपोर्ट कराओगे। तो अगर यहाँ मस्ट हो जाता, देखिए इतना चेंज होता है आंसर में, तो इसका आंसर क्या होता है, नन ऑफ द अबव। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है इसका मतलब? देखिए कोई भी कैपिटल है, कैपिटल का मतलब अभी मैंने समझाया, जो आपका एसेट क्रिएट करे, है ना, कोई मशीन बना दी आपने, कुछ भी ऐसी चीज़ बना दी जो बाद में आपको हेल्प करे। देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहले ही आ गया मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये तो है ही, कैपिटल है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जैसे रोड वगैरह बना दी, सब कैपिटल है ये। गवर्नमेंट क्या करती है, अभी इस बार का बजट क्यों इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है, गवर्नमेंट ने हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, कई सालों के बाद इतना हाई किया, सबसे ज़्यादा हाई। क्यों है ये, क्यों हम ऐसे इतना ज़्यादा इस पर जोर दे रहे हैं? क्योंकि जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स आपका एसेट क्रिएट हो गया। आपने रोड बना दी, आपने एयरपोर्ट बना दिए, पोर्ट्स बना दिए, अब इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। तो कैपिटल क्या है, एसेट क्रिएट किया, कोई इंफ्रा क्रिएट किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन के अंडर आता है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू नो कि अच्छा चलो ठीक है, आईपीआर भी जो है वो कैपिटल के अंडर आता है। बिकॉज अल्टीमेटली आईपीआर इज वॉट, आपने कुछ इनोवेशन टाइप चीज़ करी, तो अभी वो आने वाले टाइम पे रिटर्न देगी आपको, कुछ अच्छा निकलेगा उसमें से। आपने कुछ इनोवेट किया, कुछ अच्छा इनोवेट किया, उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले, ठीक है। तो ये भी क्या है, दिस विल ऑल्सो कम अंडर कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पीवाई क्यों लग रहा है मुझे। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। हाई सेविंग तो है इकोनॉमी में, लेकिन अब भी ना कैपिटल फॉर्मेशन जो है मे नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इनटू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट, क्यों ऐसा होगा?
ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा सीधा PYQ से रिपीटेड है, इसमें मैं समझाता हूँ। जैसे ये इसका आंसर है हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए क्या बोल रहा है ये, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या होता है, 1 रुपए की कैपिटल पे अगर आपका 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये अच्छी चीज़ है कि हाँ चलो ठीक है कैपिटल से आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर ये अभी रेशो क्या हो गया, 1/100, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये रेशो हाई हो जाता है, अगर इसका मतलब ये रेशो सपोज करिए 2/100 हो जाता है, या फिर 20/100 हो जाता है, या 2000/100 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो चीज़ पहले 1 रुपए का कैपिटल 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो 2 या 20 या 2000 रुपए लगाने पे 100 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैपिटल टू आउटपुट का रेशो इंक्रीज हो गया, यही बात बोल रहा है। कैपिटल होने के बाद भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल होने के बाद भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कैपिटल टू आउटपुट रेशियो ज्यादा है। सोचिए कितना सिंपल है, ये सी सैट टाइप का है ना। अभी देखिए वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब चीजें बहुत ही सब्जेक्टिव फैक्टर हैं, ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव फैक्टर है जो साफ साफ दिख रहा है। ओके, 1 रुपये डालने पे भी 100 आ रहा था, लेकिन अभी 1000 रुपये डालने पे भी 100 का आ रहा है। तो कैपिटल फॉर्मेशन हुई, 1 से लेके 1000 हो गई, लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि कैपिटल टू आउटपुट का रेशियो इज हाई। आप ज़्यादा कैपिटल डालने के बाद भी आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, आउटपुट नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, एज इट इज़ फ्रॉम PYQ। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे चलें। ओके, एक तो सारा गंदा हो जाता है ये। ओके चलिए आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो? चलिए ठीक है, क्वेश्चन करने के साथ साथ देखते हैं। देखिए समझाता हूँ पहले, जैसे वही है, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या है, कैपिटल अपॉन आउटपुट, ये तो सिंपल है। और इंक्रीमेंटल क्या होता है, मतलब कि कितना इंक्रीज करने पे कितना इंक्रीज, कितना कैपिटल को इंक्रीज करने पे आउटपुट में कितना इंक्रीज। जब हम मैथ्स करते थे तो डेल्टा लिखते थे, इसे डेल्टा मतलब चेंज, कैपिटल को कितना चेंज किया तो आउटपुट कितना चेंज हो गया। सही बात है, सब समझ में आई ये बात? कैपिटल को कितना चेंज किया तो आउटपुट कितना चेंज हो गया। चलिए इसको देखते हैं। इट शोज हाउ एफिशिएंटली द न्यू कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। सही है, ये तो सही होना चाहिए, है ना। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि यही दिखा रहा है वो कि भाई नए आउटपुट क्रिएट करने पे, नया कैपिटल क्रिएट करने पे आउटपुट जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो सही बात है, ये कितना एफिशिएंटली आप उस नए कैपिटल को यूज कर रहे हैं। इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सही बात है, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल। अगर मैं पहले C/O था, अगर मैं अब C+1 कर दूं तो O में क्या चेंज आएगा? या फिर ऐसे कह लीजिए, अगर पहले C/O था, मुझे O+1 चाहिए, तो C में कितना ऐड करना पड़ेगा? करेक्ट है, यहीं से पता चलेगा, ये भी सही है। इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। ओके, एंड इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट। ये तो बिल्कुल ठीक ही है, चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट, ठीक है, ये तो सिंपल है। अभी देखते हैं एक बार। ओके देखिए, अभी यहां से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं है। ये चीज, चलिए ये चीज समझने की है। अभी देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट है। अभी दो चीज समझाता हूं पहले। देखिए सबसे पहले इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या है, कितना आपको कैपिटल चेंज हो रहा है, ठीक है, और कितना आपका आउटपुट चेंज हो रहा है। ओके, अभी इट शोज हाउ एफिशिएंटली द न्यू कैपिटल इज बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, नई कोई भी कैपिटल आई उससे कितना आपका आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ये बात। इट इज द चेंज रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू चेंज इन आउटपुट, ये बात भी ठीक है। अब इन दोनों में ना एक इशू है। इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ये बात तो यही है। वन स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपस में इंटरचेंज नहीं है, एक तरह से एक ही मीनिंग है इसका। यही बात है, कैपिटल को आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, और सेम यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आपको कैपिटल लग रहा है एक आउटपुट की यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दोनों तो इस तो सेम ही हो गई, तो 1 to 4 तो होना चाहिए आंसर में। थर्ड देखते हैं अब, एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। आपने एक एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल डाला तो आपका एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो गया, ये तो आपने दे दिया ना। ये आप ये नहीं कह रहे कि कितना रिक्वायर्ड था, आप कह रहे हैं कि हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। ये बोल रहे हैं कि पहले अगर C/O था
और अब मैंने अगर C+1 कर दिया तो O+1 हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ज़रूरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये उसमें बोल रहे हैं कि इट इज़ द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। तो अगर मैंने C+1 कर दिया तो ये कह रहे हैं कि O में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो गया होगा, और ये वही बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे बताएगा? ये बता सकता है कि कितना रिक्वायर्ड है। अगर आपको एक यूनिट ऑफ आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है, चेंज इन कैपिटल कितना आने वाला है, ये तो बता सकता है। लेकिन ये कैसे बता देगा? करेक्ट। तो यहाँ पे हालांकि ठीक है, मतलब एक किसी उसमें बता सकता था, एक बार देखना पड़ेगा, ऐसा ना हो सर ने कुछ मिसप्रिंट कर रखा हो। एक केस ऐसा है जिसमें बता सकता है, जब ये दोनों ऊपर 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 और नीचे चेंज जो है वो सेम रिफ्लेक्ट हो रहे हो, तो एक किसी केस में बता सकता है। लेट्स फ्लैग इट एक बार मैं सर से डिस्कस कर लूँगा, या फिर मैं अपनी तरफ से रिसर्च कर लूँगा। एक जगह हो सकता है ऐसा, एक पर्टिकुलर केस के लिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है जब ये सेम जा रहे हो। सो लेट्स फ्लैग इट। वही कैन और माइट का अंतर है। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं, सर से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर है 1 2 4, क्योंकि 1 2 4 तो है ही, मतलब ये तो श्योरिटी से ही है। 1 और 2 स्टेटमेंट सेम है और 4 तो उसकी डेफिनेशन ही है, तो 1 2 4 तो आना ही है आंसर में। थर्ड के लिए एक बार इसको फ्लैग कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विल लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन से इनमें से क्या होगा ही होगा, विल लीड टू। ओके, तो पहले कह रहे हैं इंक्रीज इन आइकोर, डिक्रीज इन आइकोर, वही बात है जो मैंने पहले भी समझाई। इनको आप पक्के से नहीं बोल सकते हैं कि होगा ही होगा। आपने कैपिटल फॉर्म कर लिया है ना, आपने C प्लस, आपका पहले C अपॉन O था, ठीक है। अब आपने कैपिटल फॉर्म करके C+1 कर लिया। अब ये कह रहा है कि इंक्रीज होगा आइकोर में, इंक्रीज होगा आइकोर में मतलब O सेम रहेगा, जरूरी नहीं है, क्या पता O+2 हो जाए तो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ये बोल रहा है डिक्रीज होगा आइकोर में, वो भी जरूरी नहीं है, क्या पता C+1 पे O ही रह जाए, तो यहाँ पे इंक्रीज ऑन आइकोर हो जाएगा। तो इन दोनों का होना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ होता मे तो ये भी हो जाता आंसर में, ये भी हो जाता आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो नहीं होंगे आंसर में, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, आंसर हो गया आपका C3 ओनली। कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ तो आएगी। कैपिटल फॉर्मेशन होता रहेगा मतलब कैपिटल गुड आते रहेंगे, कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, डेफिनेटली आएगी। अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी ही आएगी, उसमें कोई मे या वो का सिंबल है ही नहीं, इट विल लीड टू। इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब यह कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। चलिए ये समझ लीजिए, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। कैपिटल फॉर्म हो गया इसका मतलब कैपिटल गुड फॉर्म हो गया, इसका मतलब आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, उसी का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी इकोनॉमी के लिए। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जब कैपिटल फॉर्म हो रही है तो कोई कैपिटल गुड ये सब प्रोड्यूस हो गए, लेकिन ये कितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हैं। कैपिटल गुड का प्रोड्यूस होना अपने आप में इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन आइकोर क्या बताता है कि ये कैपिटल गुड आपका कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है, ये बताता है ना। फॉर अ डेल्टा चेंज इन कैपिटल व्हाट इज द चेंज इन आउटपुट। देखिए इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट है ना जो यहाँ पे, ये इसीलिए यहाँ पे गलत है, मतलब लार्ज केसेस में, एटलीस्ट 99.9% केसेस में, और माने तो 100% ही। इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, इट इज द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये क्या दिखा रहा है कि आपका जो कैपिटल है वो कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है, कि एक कितना एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायर होगा आउटपुट को डेल्टा करने के लिए, चेंज करने के लिए। यही तो दिखाता है कि कैपिटल कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है। तो यहीं पे ये जो इशू था वो वापस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ठीक है कैपिटल फॉर्म हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज इन आइकोर कब होता है उसके बारे में आप श्योर नहीं हो सकते हैं। वो तब पता चलेगा जब आपका कैपिटल आप एक्चुअली में एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। आप बना के रख दो कुछ भी नहीं होगा, सही बात है ना। तो और ऐसा भी तो हो सकता है कि आइकोर सेम ही रहे, देखिए ये भी है, दिस इज ऑल्सो फैक्ट। जैसे मान लीजिए C/O है, अब आपने C+1 किया तो हो सकता है O+1 हो जाए, आपने C+2 किया हो सकता है O+2 हो जाए, और ये सेम ही चलता रहे, तो कुछ डिफरेंस ही ना आए, तो इनमें कोई मेजर चेंज आ ही नहीं रहा है। कैपिटल जितना बढ़ा रहे आउटपुट उतना बढ़ रहा है, कैपिटल जितना बढ़ा रहे आउटपुट उतना बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़ाने से कुछ ना कुछ आउटपुट तो बढ़ रहा है, क्योंकि एक रेशो है, कैपिटल बढ़ाने से कुछ ना कुछ आउटपुट तो बढ़ेगा, लेकिन क्या वो इंक्रीमेंटल होगा या क्या वो डिक्रीमेंटल होगा ये कंपलसरी नहीं है। हो सकता है वो कांस्टेंट हो, जितना कैपिटल बढ़ाते जा रहे हो उतना आउटपुट बढ़ता जा रहा है। ओके, कैपिटल अपॉन आउटपुट रेशियो माइट बी कांस्टेंट। चलिए आगे देखते हैं 20th क्वेश्चन। कैपिटल आउटपुट रेशियो इनमें से किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये ऐसी चीज़ें
अच्छा डिपेंड पहला स्टेटमेंट है, कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड ऑन। अभी ये मैं पीवाईक्यू में भी समझा चुका हूँ कि जब भी ऐसा कुछ आए कि डिपेंड ऑन वगैरह, तो वो स्टेटमेंट ठीक ही होने वाला है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये बताना कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो नई गवर्नेंस पे डिपेंड नहीं करता है, या एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेबर की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, टेक्नोलॉजी, इसीलिए एटसेट्रा लिख दिया इन्होंने यहाँ पे। तो ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी भी बनाता है और ये करेक्ट होता है। इकोनॉमिक आउटपुट इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, बिल्कुल सही बात है, देख ही चुके हैं हम। सपोज करिए पहले 1 रुपये के कैपिटल से 5 रुपये का वो बन रहा था, आउटपुट बन रहा था। अब ये यहाँ पे क्या है रेशो 1:5। अब ये रेशो डिक्रीज कब होगा, जब ये रेशो 1:10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपये की कैपिटल से अब 100 रुपये का आउटपुट, 10 रुपये का आउटपुट निकल रहा है। तो इकोनॉमिक आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया विद वॉट, डिक्रीज इन द रेशो। ये रेशो डिक्रीज हो गया ना, यहाँ पे रेशो क्या था 1/5 इज मतलब 0.2, यहाँ पे रेशो क्या है 0.1, मतलब इसका वैल्यू क्या है। तो ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है लेकिन आउटपुट बढ़ा है। तो कैपिटल अपॉन आउटपुट, कैपिटल टू आउटपुट रेशो जब डिक्रीज होगा तो इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके 21 देखते हैं। फॉर अ सस्टेन्ड हाई ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, विल बी होना ही होना है सस्टेन्ड हाई ग्रोथ के लिए, है ना। सस्टेन्ड मतलब हाई ग्रोथ होगा ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सस्टेन्ड हाई ग्रोथ। रेजिंग द इन्वेस्टमेंट बाय कीपिंग द इंक्रीमेंटल COR रेट टू मिनिमम, सही बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो। इन्वेस्टमेंट बढ़ाई मतलब कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ा मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो तो बढ़ रहा है, और नीचे वाला ये जो रेशियो है कैसे कितना रखना है हमें, सबसे कम रखना है ना। नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ये तो बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ेगा नहीं, तो कहाँ का फिर उस लेवल पे सस्टेन्ड हाई ग्रोथ नहीं आ पाएगा ना। सस्टेन्ड एंड हाई, हाई भी सस्टेनेबल भी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कैपिटल तो बढ़ गया, और कैपिटल बढ़ा तो उसका एफिशिएंट यूज होना चाहिए, आउटपुट ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो तब क्या होगा C/O विल बी केप्ट टू मिनिमम। तो ये तो ठीक है आंसर में। आगे देखते हैं। रेजिंग द इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोथ, नहीं, ये तो फिर वही बात होगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी बढ़ जाएगा तो फिर कहाँ से होगा। इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड कीपिंग इन्वेस्टमेंट एट अ कांस्टेंट रेट, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट एट अ कांस्टेंट रेट रहेगी तो कैपिटल बनता रहेगा और कैपिटल टू आउटपुट रेशियो बढ़ता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब आएगी, सबसे, ये क्या हो गया, ये ठीक है आप सस्टेनेबल ग्रोथ तो आ जाएगी इससे, सी वाले से सस्टेनेबल ग्रोथ तो आ जाएगी, लेकिन हाई आ पाएगी क्या, नहीं, हाई कब आएगी जब आप इन्वेस्टमेंट भी रेज करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेज करोगे तो कैपिटल तेजी से बढ़ेगा, और जितना तेजी से कैपिटल बढ़ेगा, अगर COR आपका मिनिमम है तो आउटपुट रेशियो और भी तेजी से बढ़ेगा। और वैसे भी क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये तो वैसे भी गलत है। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है फ्रूटफुल ही नहीं है। तो कैपिटल टू आउटपुट रेशियो को तो मिनिमम रखना है, तो ये तो खैर वैसे गलत हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए, आज समझ के जाइए कॉन्सेप्ट, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो शुड बी मिनिमम। अगर कैपिटल टू आउटपुट रेशियो इज मोर, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, ग्रोथ तो है लेकिन अच्छी नहीं है। इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन द इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन, जितनी कैपेसिटी आपकी है उसका यूटिलाइजेशन उसका डिक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे आपने कभी उस पर देखा होगा ना, शार्क टैंक पे आते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा ना 1000 किलो हम रोज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 500 किलो ही कर पा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर ये जो, इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटी थी कंपनी की वो उस पर पूरा खरा नहीं उतर पा रही है, पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। और इसमें भी बोल रहा है कि इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब क्या, ये 200 kg हो जाए, कि हम एक दिन में 200 kg प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे केस में बताइए कैपिटल टू आउटपुट रेशियो जो है वो डिक्रीज करेगा। हाँ खुद ही देख लीजिए आप क्या करेगा। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि कुछ अच्छा हो रहा है, अभी यहाँ बताया ना मैंने, जस्ट अभी बताया। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बुरा हो रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो रही है, तो ये तो नहीं होएगा आंसर में। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। पहले आप एक मशीन है, ठीक है, वो 500 किलो प्रोड्यूस कर रही थी और उस मशीन को चलाने में 500 रुपये का खर्चा आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल वगैरह, तो मतलब 500 रुपये चला के आप 500 kg प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप 200 kg प्रोड्यूस कर रहे हो, मशीन का खर्चा तो उतना ही आएगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी खाएगी मशीन, लेकिन प्रोड्यूस आप 200 kg कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले कितना था, 1 kg के लिए 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, अब आपको क्या है, अब आपको 1 kg के लिए 2.5 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। पहले 500 अपॉन 500 था, अब 500 अपॉन 200 हो गया, तो पहले 1 था, अब ये 2.5 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, जाना ही नहीं है यार, रटनी ही नहीं है चीज़ें, बिल्कुल सिंपल रखो। एक फैक्ट्री इमेजिन कर लो दिमाग में,
धैर्य से पता चल जाएगा कि क्या आने वाला है आंसर। एक फैक्ट्री एक मशीन, बस सिंपल रखो, बिल्कुल सिंपल, वन एट अ टाइम, फटफट आंसर निकलेंगे। इफ़, अब चलो ठीक है, आप बताना ये। इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पूरी बेहतरीन एकदम फैक्ट्री चल रही है, 500 किलो प्रोड्यूस कर सकती है मैक्सिमम, तो 500 प्रोड्यूस कर रही है, देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ना, अच्छा चलो ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, छोड़ो, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, आप वैसे ही सोचो, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी, कैपिटल से प्रोडक्टिविटी, आपने कैपिटल डाला तो प्रोडक्टिविटी कैसी आएगी? ऐसी कंपनी में जो अपनी अच्छी पूरी बढ़िया कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। अगर 500 रुपये मशीन को खर्च करने में आ रहे थे तो 500 की 500 केजी में प्रोड्यूस कर दे रही है। अब ऐसी कंपनी में, ऐसी फैक्ट्री में अगर आप और पैसा डाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अच्छी चीज़ है ना। अब इससे ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता। इसका प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक मशीन थी, उस मशीन से जितना प्रोडक्शन हो पा रहा था हो रहा था। अब अगर इस फैक्ट्री को बेटर करना है, इस फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, यानी कि 500 का 500 केजी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अब तरक्की तो करनी है ना। ये ऐसे है कि सपोज करो आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपकी कैपेसिटी 8 ही घंटे पढ़ने की है भाई, इससे ज़्यादा ना हो नहीं पा रहा आपसे। लेकिन अगले दिन आप सपोज करो कोई ऐसी कोई मंत्र तंत्र विद्या मार दो, कोई मंत्र मार दो, है ना, या फिर आपको कोई बढ़िया सा मोटिवेशन मिल जाए, है ना, कोई समझ लो ना बढ़िया सा मोटिवेशन मतलब, तो उस दिन से आप 10 आवर पढ़ने लगो, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो मोटिवेशन है वो क्या है? वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है। और अभी 8 घंटे से क्या आ गया? 10 घंटे पे आ गया आपका, तो ये एक्स्ट्रा कैपिटल ऐड होते ही आपका आउटपुट बढ़ गया, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल पे थे। अगर आप फुल पे थे ही नहीं, आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकते थे लेकिन 7 ही पढ़ रहे थे, आप फुल पे नहीं थे। अब मोटिवेशन मिलने के बाद आप 8 पढ़ने लगे हो, तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ऐड होने के बाद आप फुल यूटिलाइजेशन पे आए हो। यहाँ पे यही सेम चीज ये बोल रहा है, इफ फैक्ट्रीज आर रनिंग एट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा पैसा ऐड करोगे वो आपको ज्यादा आउटपुट निकाल के देगा। वॉट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट। वॉट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? इट इज डेल्टा आउटपुट ओवर डेल्टा कैपिटल। कितना मैं कैपिटल चेंज करूं कि आउटपुट बदले? तो जो फुल यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है उसमें मैं अगर थोड़ा सा भी कैपिटल ऐड कर दूंगा तो आउटपुट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी बेकार 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 होती जा रही है ना, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे इस केस में देखा था, इफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज डिक्रीजिंग, है ना, अगर ऐसे में है तो इसमें आप चाहे कितने पैसे ऐड करते रहो आपका वो डिक्रीज ही होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे केस में? नेगेटिव। समझ में आ गई बात? चले आगे। अच्छा यहाँ पे साथ साथ, ठीक है चलिए, जीरो वाला तो आगे कहीं ना कहीं आ जाएगा कॉन्सेप्ट, बट ये ठीक है। अब ये मतलब ऐसी चीज़ है ना, जनरली यूपीएससी ने पूछनी छोड़ दी है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम में भी आ जाएगा ना, तो ऐसे ही सोचिएगा, है ना। 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे एक होता है लेबर में भी प्रोडक्टिविटी देखते हैं, एक इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्टिविटी देखते हैं। बस आप ना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट जब तक आप याद रखोगे ना, एक फैक्ट्री इमेजिन करके आप कर पाओगे, तब तक आपको कोई कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। इफ अ कंट्रीज ग्रोथ रेट इज गुड बट देर इज नो कोरस्पॉन्डिंग ग्रोथ इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्रोथ रेट अच्छा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है ना, ग्रोथ हम कर रहे हैं, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन? इनमें से क्या रीजन हो सकता है? द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल हो सकता है ना, कुड भी लिखा है, कुड बी मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जो ग्रोथ है इसका मतलब क्या है कि अगर इस साल आप एक मशीन से 10 केजी प्रोड्यूस कर रहे थे, अगले साल 20 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो, अगले साल उसी मशीन से 30 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो, अगले साल उसी मशीन से 50 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ा रहे, आप जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसकी कैपेसिटी के अच्छी यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो आपका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे में आपको मशीन चलाने के लिए तो एक ही बंदा चाहिए था, वही एक बंदा पहले 10 केजी प्रोड्यूस कर दे रहा था एक मशीन से, अभी वही एक बंदा अगले साल 20 केजी प्रोड्यूस कर दे रहा है, वो एक बंदा अगले साल 30 केजी प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो नया बंदा तो आप हायर ही नहीं कर रहे। नया बंदा कब हायर होगा? जब एक मशीन का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा। अब आपको दूसरी मशीन डालनी है, तो दूसरी मशीन डालने तो उसके लिए क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट लगेगा, और तब क्या होगा? नया बंदा आएगा उसको चलाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आई बात समझ? इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल आएगा, और कैपिटल को चलाने के लिए बंदा आएगा, तब जाके आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसलिए ए तो शुड बी द आंसर।
बाकी भी पढ़ना चाहिए हमें। द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बट नॉट, ये तो हो ही गया, गलत हो गया, ऊपर वाले का काउंटर कर दिया इसने। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया तो कैपिटल गुड इंक्रीज होगी, मशीनरी इंक्रीज होगी तो आपका नए लोग आने चाहिए थे, तो एम्प्लॉयमेंट बेटर होना चाहिए था, बट वो नहीं हो रहा है। द ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम बोथ, बोथ भी हो जाएगा तो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं तो नया कैपिटल ऐड होगा, नया कैपिटल मतलब नई मशीनरी ऐड होगी तो नए लोग आने चाहिए, और नए लोग आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट ही कह रहा है कि बढ़ नहीं रही है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर आ गया ए। बताइए कितना सिंपल है। कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्या, कोई डेफिनेशन बताई क्या, कुछ भी नहीं। नॉर्मल एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेके समझाया है, ऐसे ही समझनी है इकोनॉमी को। इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल नेसेसरीली हैव टू अकर, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से। नेसेसरीली, विल नेसेसरीली हैव टू अकर इफ, मतलब होगा ही होगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है कंट्री में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है कंट्री में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा। कैपिटल फॉर्म हो रही है कंट्री में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं कंट्री के तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। एक स्टेटमेंट बोला था थोड़ी देर पहले, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इकोनॉमिक ग्रोथ है, बोला था ना, लग गया एज इट इज। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही है कि कैपिटल गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैपिटल गुड, गुड क्या बोलते हैं आप जीडीपी की डेफिनेशन में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, बोलते हो ना, वही तो है डेफिनेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से कैपिटल गुड प्रोड्यूस हुआ, कैपिटल गुड इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। अगर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो जीडीपी बढ़ रहा है। ऊपर बोला था यहाँ पे, देख लो कहाँ गया, ये रहा, मार्क है अभी तक, देख लीजिए, इसी की बात कर रहा हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इकोनॉमिक ग्रोथ है। इससे हो गया एक और क्वेश्चन सोल्व। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी, बाकी सब में क्यों नहीं होगा। सपोज करिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, एक कंट्री में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन आपका लास्ट में कोई फायदा नहीं हो रहा ज़्यादा कैपिटल में, है ना। आप इंटरनेट पेनिट्रेशन कर रहे हो और सब बैठ के टिकटॉक चला रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के टिकटॉक चला रहे हैं। आपने इंटरनेट पेनिट्रेशन कर दी, सबको बढ़िया बढ़िया फ़ोन, सस्ते सस्ते फ़ोन ला के दे दिए, सस्ता इंटरनेट दे दिया, और सब बैठ के टिकटॉक चला रहे हैं, रील बना रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के। कैपिटल फॉर्मेशन हुई नहीं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और कंट्री कैसी तैसी हो गई। पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलेशन जब तक आपका एम्प्लॉयड नहीं है, जब तक आपका पॉपुलेशन कैपिटल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तब तक कहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक आपका पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टिवली एम्प्लॉयड नहीं है ना, एम्प्लॉयड भी है लेकिन डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर में चाहिए थे 4 लोग, काम कर रहे हैं 40 लोग खेत में, तो कहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। देयर इज ओनली एंड ओनली वन कंडीशन, कैपिटल फॉर्मेशन विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आ रही है कैपिटल फॉर्मेशन की बात, कैपिटल गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंपॉर्टेंस समझ में। इसलिए इस बार के बजट को इतनी तारीफ मिल रही है, क्योंकि पॉपुलिस्ट ईयर होने के साथ साथ इलेक्शन ईयर था ये। अगली बार तो क्या लेके आएंगे, इंटरिम बजट, पूरा बजट नहीं आएगा, अगले साल इलेक्शन है। लेकिन तो ये वाला बजट सबसे इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए, इसको पूरा पॉपुलिस्ट बना सकते थे, लेकिन स्टिल कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान दिया है, स्टिल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया, एंड इट टेक्स गट्स। तो इस चीज़ के लिए तारीफ करी जानी चाहिए गवर्नमेंट की। खैर वो हमारा काम नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करके नंबर लाना है। अ कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका क्या मतलब है, एक कंट्री में इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है जी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। कैपिटल टू लेबर रेशो इंक्रीजेज, कैपिटल टू लेबर रेशो। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ए टू बी रेशो का मतलब होता है ए अपॉन बी, ठीक है, बाकी सी सेट है। कैपिटल टू लेबर मतलब कैपिटल अपॉन लेबर। अब ये इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लेबर उतनी थी, कैपिटल बढ़ गया। सही बात है, लेबर उतनी है लेकिन कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ गया मतलब ज्यादा मशीनरीज, ज्यादा मशीनरीज मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, करेक्ट। तो ये तो होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, दिख ही रहा है आपको, उतनी लेबर पे अब ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा कैपिटल प्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले सपोज करो 10 लोग 100 किलो प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 10 लोग 1000 किलो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उतनी लेबर है लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो गया है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल ऑल्सो इंक्रीज। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, ये बात भी ठीक है। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पहले दिन बताए थे 4 फैक्टर होते हैं, है ना। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सबकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाएगी। लेबर की बेटर हो गई, कैपिटल की बेटर हो गई, उतनी लैंड पे जो रेंट मिल रहा था अब उतनी लैंड पे आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो फैक्टर प्रोडक्टिविटी सबकी बेटर होती चली गई। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कंबाइंड। अब यार ये थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा फैक्ट मैंने रिवाइज नहीं किए, बट ठीक है ट्राई करता हूँ करवाने का।
ओके, इन्फ्लेशन डेटा इज पब्लिश्ड बाय द एनएसओ, इन्फ्लेशन डेटा इज पब्लिश्ड बाय द एनएसओ, हाँ ठीक है, चलो ये तो ठीक है। द बेस ईयर इज 2011-12, ये भी पता है मुझे, ये भी ठीक है। इट इज़ रिलीज फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर स्टेट्स एंड यूटी सेपरेटली ऑन अ मंथली बेसिस। देख लेना यार, मोस्ट ऑफली ये भी करेक्ट होना चाहिए, बट देख लेना, ये तो मतलब इट इज़ अ नॉर्मल, क्या बोलते हैं, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, तो ऐसी चीज़ें तो आपको थोड़ी याद ही करनी पड़ेंगी। मोस्ट ऑफली डी होना चाहिए इसका आंसर, बाकी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, 28 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेरियस इन्फ्लेशन इंडाइसेस पब्लिश इन द कंट्री। अरे यार, कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन कहाँ चले गए, चलो ठीक है देख लेते हैं। WPI डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन सर्विसेज, ये बात तो ठीक है ना, ये तो यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, ये तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात ठीक है। WPI में सर्विसेज नहीं होती ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट आएगा, क्योंकि सब सर्विसेज नहीं होती तो उसका इन्फ्लेशन कहाँ से काउंट होगा। CPI में दोनों चीज़ें होती हैं, तो दोनों चीज़ें काउंट हो गई, तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, तो ये भी खत्म हो गया। ओके, ये की खत्म हुआ। CPI एंड WPI रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑल्सो, सही बात है, क्योंकि गुड्स तो दोनों में होते हैं, तो तीसरा भी करेक्ट है, तो ये भी खत्म हो गया। CPI डज नॉट रिप्रेजेंट द इन्फ्लेशन इन कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। CPI कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर की तरफ का वो देता है, सही बात है। ये चीज़ें कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, ये कहाँ आएंगी, WPI में आएंगी, सही बात है, सही बात है। ये क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर किस चीज़ के लिए खर्च कर रहा है, कंज्यूमर कैपिटल गुड के लिए खर्च नहीं करता, कंज्यूमर इंटरमीडिएट गुड के लिए खर्च नहीं करता। कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि आपने गेहूँ खरीद के पहले आटा बनाया या क्या बनाया, कंज्यूमर को फर्क पड़ता है ब्रेड बनाई कि नहीं बनाई। कंज्यूमर को ब्रेड से मतलब है, कंज्यूमर के लिए क्या महंगा हो रहा है, ब्रेड महंगी हो रही है। कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता कि आप आटा छोटी मशीन से बना रहे हो कि बड़ी मशीन से बना रहे हो। तो कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड डज नॉट मैटर फॉर अ कंज्यूमर, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्लूड्स प्राइस चेंज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। होलसेल प्राइस में किस किस का आता है, जो भी चीज़ें आपका होलसेल क्या होता है यार, होलसेल किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो लोग होलसेल में बेचते हैं ना, तो उनके लिए होलसेल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन कौन से सेक्टर आ रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। एग्रीकल्चर भी अच्छी चीज़ है, माइनिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सब कुछ आएगा यार, सारी चीज़ें होलसेल में आ जाएंगी। ठीक है, ये शायद प्राइमरी में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा प्राइमरी में, और शायद ये भी प्राइमरी में आ जाएगा ना, माइनिंग भी, और मैन्युफैक्चरिंग तो आ जाएगा सेकेंडरी में, आ जाएगा ये सेकेंडरी में। हाँ, अलग अलग सेक्टर होते हैं इसके, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। देख लेना एक बार WPI को किस तरीके से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, मुझे बहुत टाइम हो गया रिवाइज करे, बट दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि ठीक है, होलसेल में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए, तो ऐसे ऐसे सारे सेक्टर इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सर्विसेज का बल्क प्रोडक्शन आपको समझ नहीं आता है कि उसका मतलब क्या है। आप गुड्स का बल्क प्रोडक्शन तो देख सकते हो, सर्विसेज का कैसे देखोगे, है ना। हम सर्विसेज होलसेल में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलब। सर्विस के लिए तो आपको आपको मतलब एक सर्विस आप तभी प्रोड्यूस कर सकते हो जब एक कंज्यूमर्स को लेने के लिए हो, बात समझ रहे हो। आप एक हेयर मसाज तभी दे सकते हो जब कोई इंसान आपके सामने बैठा हो, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड बल्क प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी, ओके, डियरनेस अलाउंस इज लिंक्ड विद CPI इन्फ्लेशन इंडेक्स, विद CPI, अच्छा कौन से के साथ लिंक्ड है, तो गवर्नमेंट तो वो ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रूप में देती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो एम्प्लॉय हैं उनको कौन से इन्फ्लेशन पे मिलती है सैलरी, वो पूछ रहा है, तो इन्फ्लेशन ये इंडस्ट्रियल वर्कर वाले पे मिलती है। अरे यार, ये सारा वैसा आ गया, अभी कॉन्सेप्ट समझाने में मज़ा आता है। चलो फटाफट खत्म करते हैं फिर इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करंट होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज विद द बेस ईयर 2011-12, बेस ईयर 2011-12 पे पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। द वेट ऑफ द कमोडिटीज इन द WPI बास्केट आर फिक्स्ड टिल द रिविजन और चेंज इन द बेस ईयर। हाँ, वेटेज तो सेम ही रहता है, सही बात है, जब तक अभी ये नहीं बदलेगा दोबारा तब तक वेटेज चेंज नहीं होगा। वेटेज तो तभी चेंज होता है जब रिवाइज होती है तो सीरीज तो नया बेस ईयर आता है। The weights of the commodities in the WPI basket are determined based on domestic production plus net of exports. ठीक है स्टेटमेंट। The weight of the commodities in the WPI basket are determined based on the domestic production plus net of import. नहीं, यहाँ तक तो ठीक था, which are determined on based on domestic production, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन net of exports होएगा, imports नहीं। नेक्स्ट सेकंड, imports भी हो जाएगा ना, ये देखना पड़ेगा मुझे एक बार, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट, शायद अच्छा इंपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स नहीं होएगा। हाँ, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने। इट विल बी अबाउट इंपोर्ट्स ओनली ना, क्योंकि इंडिया में आके प्राइस किस चीज़ का इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हमने इंपोर्ट करी उसका इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ एक्सपोर्ट करी उसका थोड़ी प्राइस इंडिया में इंपॉर्टेंट है, उसका प्राइस तो बाहर इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चीज़ अमेरिका में भेज दी तो अब उसका प्राइस वहाँ पे क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में क्या इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में क्या चीज़ आ रही है,
तो नेट ऑफ इम्पोर्ट्स हमारे यहाँ पे ज़रूरी है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, तो 4 भी करेक्ट है। मैन्युफैक्चर्ड का हाईएस्ट, अच्छा हाँ हाँ यही बात कर रहा था। एक एग्रीकल्चर होता है, एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, और एक साथ फ्यूल होता है। हाँ हाँ हाँ, 3 कैटेगरीज होती है ना इसमें WPI में। ये रिवाइज कर लेना एक बार, WPI ये CPI सब चीज़ें रिवाइज कर लेना। इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2023 इज 8%, ओके सी सेट टाइप का क्वेश्चन लग रहा है तो, एंड नॉमिनल ग्रोथ इज इन GDP ओवर सेम पीरियड इज 12%, देन GDP डिफ्लेटर इन दिस पीरियड विल बी वॉट। कैलकुलेट करना पड़ेगा तो पूरा, करिए कैलकुलेट। करिए, टाइम दे रहा हूँ आपको। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ है एक साल में, इकोनॉमिक ग्रोथ इन GDP, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है 8% है, और नॉमिनल ग्रोथ कितनी है 12% है। तो यहाँ पे डिफ्लेटर कितना हो जाएगा? ठीक है, GDP डिफ्लेटर, व्हाट इज GDP डिफ्लेटर? GDP डिफ्लेटर मतलब नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। ओके, ये ऐसे बोल रहा है कि सपोज करिए 100 रुपये था पहले आपका, ठीक है, अभी नॉमिनल GDP कितना है 12% इंक्रीज हुआ है, तो वो कितना हो गया 112 हो गया। ओके, और रियल GDP कितना इंक्रीज हुआ है 8% इंक्रीज हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ 8% है ना, तो रियल GDP कितना इंक्रीज हुआ 8% इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना हो गया 108 हो गया। तो नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP 112 अपॉन 108 करना पड़ेगा। भाई इतना अच्छा मैथ नहीं है मेरा, एक सेकंड देना। बट अच्छा ऑप्शन से तो पता चल रहा है ना। ओके ओके, ऑप्शन से तो लेस देन 4% आ जाएगा ना ये तो। एग्जैक्टली देख लेते हैं, 112 डिवाइड बाई 108, 1.03, 1.03 समथिंग समथिंग, इतना हो गया आपका GDP डिफ्लेटर। 1.03 या फिर मतलब कितना 1.03%, 3 पॉइंट सॉरी 3.7 3% के आसपास GDP डिफ्लेटर हो गया आपका। ठीक है, मतलब लेस देन 4% है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, 112 अपॉन 108, दिस विल रिजल्ट इनटू समवॉट 1.0370। हाँ, तो 1.037, यानी कि इसमें कितना चेंज है 0.037 इंटू 100, मतलब कि 3.7। तो 3.7 हो गया, 3 भी नहीं 3.7 हो गया, लेस देन 4। करेक्ट करेक्ट, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट ये। इट इज व्हाट इज GDP डिफ्लेटर? नॉमिनल GDP एन GDP, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। तो नॉमिनल GDP यहाँ पे क्या दिया 12%, तो अगर पहले 100 था तो इसका मतलब अभी कितना हुआ 112। और रियल GDP कितना होता है? जो नॉर्मल ग्रोथ रेट होता है, नॉर्मल ग्रोथ रेट है ना, जो नॉर्मल आप ग्रोथ बोलते हैं कि इतना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में, तो वो क्या हो गया 108। तो यही आपका GDP डिफ्लेटर, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या पता चल रहा है? इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम बढ़ने पे डिमांड कितनी बढ़ी, यही है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम बढ़ने पे डिमांड कितनी बढ़ी। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड टू चेंज इन कंज्यूमर इनकम। डेफिनेशन ही दे दी है तो ठीक है। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट इट इज पॉसिबल टू टेल इफ अ पर्टिकुलर गुड रिप्रेजेंट्स अ नेसेसिटी और लग्जरी। ब्यूटीफुल, बेहतरीन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। इसी पे यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट बनाया था इस बार। देखिए, अगर इनकम बढ़ने पे किसी चीज़ की जो क्या बोलते हैं डिमांड जो है, अगर इनकम बढ़ने पे किसी चीज़ की डिमांड कांस्टेंट रहती है तो वो क्या है, वो एक नेसेसिटी वाला प्रोडक्ट है। जैसे नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, आपका पहले इनकम कम थी तब भी आप सोल्ट खरीद रहे थे, अब इनकम बढ़ गई है तब भी आप सोल्ट खरीद रहे हैं। पहले भी 1 किलो खरीद रहे थे, अब भी 1 किलो खरीद रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि यार इनकम बढ़ गया चलो आज बैठ के नमक खाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है। लेकिन इनकम बढ़ने पे जिस चीज़ की डिमांड बढ़े वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप पहले उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब अफोर्ड कर पा रहे हो, तो इट इज़ अ लग्जरी प्रोडक्ट। वही मैं एप्पल का जो एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सिंपल है ना बिल्कुल। अब बताइए इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट जानना था ऐसा, बताइए क्या कॉन्सेप्ट जानना था ऐसा इसको, इसमें आपको इनकम पे डिमांड की इलास्टिसिटी कितनी है, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। अब ये नॉर्मल सिंपल दिमाग में लगा के सोच के देखो, घर पे ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना कि कभी पैसे की तंगी भी है तो भी खरीद के लाते हो। दवाई है, खानी पड़ेगी, करेक्ट। बेसिक कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे, बेसिक नमक मिर्च तो खाना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या नेसेसिटी प्रोडक्ट है। लेकिन जब कहते हैं घर में कि यार घर में खर्चा कम करो, तो कुछ चीज़ें पे आप कट कर देते हो ना, पिज़्ज़ा खाना कम कर देते हो, बाइक राइड कम कर देते हो, गिफ्ट देना कम कर देते हो। ये सब क्या थोड़ा लग्जरी चीज़ें हैं। तो ये सिंपल है, बताइए इसमें क्या आपको जानना था कुछ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री विद अनदर कंट्री, टीओटी। ठीक है जी, देख लेते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है, समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उस एक्सपोर्ट के बदले में आप क्या इंपोर्ट करोगे, एक तरह से ऐसे समझ लो, वो आपका टर्म ऑफ ट्रेड है। मतलब ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, और उनकी टर्म्स कैसी हैं आपस में, उसकी टर्म्स कैसी हैं आपस में। इसको ऐसे मान लीजिए कि आपने, भाई इंडिया सपोज करिए वीट एक्सपोर्ट करता है, सपोज कर लीजिए, या फिर दूध सपोज कर लीजिए, इंडिया मिल्क एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बदले में सपोज करिए इंडिया में चॉकलेट आ रही है, मिल्क चॉकलेट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया ने सपोज करिए 100 किलो दूध जो है वो एक्सपोर्ट किया था, और बदले में इंडिया में 10 चॉकलेट आ रही है, तो हमारी टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो गई, टर्म ऑफ ट्रेड हो गई कि 100 किलो मिल्क एक्सपोर्ट करने पे आप 10 किलो चॉकलेट इंपोर्ट कर लेते हो, ये टर्म ऑफ ट्रेड हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब बार्टर सिस्टम है, नहीं, टर्म टर्म ऑफ ट्रेड है, ये ट्रेड हो रही है इस तरीके से। इसको आप कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो कि अच्छा ठीक है कितना परसेंटेज में चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये ऐसे है कि सपोज करो 100 किलो दूध आपका 1000 रुपये का था, फॉर एग्जाम्पल 100 किलो दूध आपने जो एक्सपोर्ट किया वो 1000 रुपये का था, और जो 10 चॉकलेट आपने इंपोर्ट करी वो सब थी सपोज करिए 50-50 रुपये की, तो 500 रुपये की चॉकलेट आपने करी, तो 1000/500 टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो गया आपका, 2 हो गया, टीओटी 2 हो गया। सिंपल है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं रेशो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, बता दिया ये तो मैंने, जो एक्सपोर्ट किया जो इंपोर्ट किया, तो ये तो करेक्ट ही है, ठीक है, तो पहला करेक्ट है। इट इज अ रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ये भी बता दिया मैंने, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट 100, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट 500, ये भी करेक्ट है। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट अ कंट्री कैन गेट फॉर अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड, सही बात है, कितना एक्सपोर्ट करने पे कितना इंपोर्ट आ रहा है उसका मेजर है। एक सेकंड सेकंड नहीं होएगा ना, रे एक सेकंड। इट इज अ रेशो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, ये बात तो ठीक है, मैंने अभी बताया। इट इज अ रेशो ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स टू वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, नहीं ये, हाँ ये यहाँ पे क्या है कि देखिए एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, जबकि उसकी वैल्यू नहीं, टोटल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम टोटल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमी ने टोटल एक्सपोर्ट कितना कर दिया, नहीं, हम एक स्पेसिफिक उसकी बात कर रहे हैं, एक्सचेंज पर्पज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको इंडेक्स लगा रहे हैं, देयर इज एन इंडेक्स टू द एक्सचेंज। आगे ये इसके बाद समझाता हूँ, चलिए ठीक है, थर्ड देखते हैं पहले। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट अ कंट्री कैन गेट फॉर अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड ग्रुप्स, ये बात ठीक है, यही है इंडेक्स, जो थर्ड स्टेटमेंट है ना यही है इंडेक्स। यहाँ पे नहीं तो आप सिंपल ये क्यों नहीं बोल रहे कि टोटल एक्सपोर्ट को टोटल इंपोर्ट से डिवाइड कर दो, वो तो वैल्यू हो जाती है ना, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स वुड हैव बीन टोटल वैल्यू, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि जैसे कवरेज बोलते हैं ना, आपने सुना ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कितना इंटरेस्ट कवर कर सकते हो, ऐसे ही है ये, आपका जो एक्सपोर्ट है वो कितने इंपोर्ट को कवर कर सकता है, तो दिस इज शोन बाय इंडेक्स, एक इंडेक्सिंग, एक्सपोर्ट प्राइस की इंडेक्सिंग, इंपोर्ट प्राइस की इंडेक्सिंग, ओके। देन है आपका टीओटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। हाँ, अगर आपका एक्सपोर्टेड गुड का प्राइस बढ़ रहा है, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा भी, अगर आपका जो एक्सपोर्टेड गुड है जिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका फिर ठीक है, यू विल हैव अ इंक्रीज इन टीओटी, टर्म ऑफ ट्रेड, ओके। कुछ कॉन्सेप्ट सर ने ज़्यादा डीप में पूछे हैं, यूपीएससी इतनी डीप में पूछता नहीं है, सो इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक कि यार ये मैंने पढ़ा क्यों नहीं है, इट इज़ ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, अच्छा इसका मतलब समझाता हूँ, चलिए इंडेक्स क्यों है और वैल्यू क्यों है, इसका मतलब समझाता हूँ। ये ऐसे समझिए कि परचेसिंग पावर पैरिटी समझते हैं ना आप, परचेसिंग पावर पैरिटी, कि एक सपोज करिए ये दूध है, तो ये दूध इंडिया में इसकी अलग कॉस्ट होगी, इसकी यूएस में अलग कॉस्ट होगी, और वो जो कॉस्ट है वो इस तरीके से नहीं होती कि डॉलर में चेंज कर लिया कि अगर यहाँ पे 50 था, 50 रुपये $1 की कीमत है, तो यहाँ पे 1 किलो दूध 50 रुपये का था तो वहाँ पे $1 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता। परचेसिंग पावर पैरिटी डिफरेंट होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि इंडियन जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी पे ऊपर लाई करती है, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी एक डिफरेंट चीज़ है। तो जब भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, टीओटी को कैलकुलेट करोगे, तो आप थोड़ा सा उसको इंडेक्स करके करोगे, आप सिर्फ वैल्यू से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको इंडेक्स करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर इंडाइस लगाना पड़ेगा उस पर, एक उसी को बोला यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स टू इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। क्योंकि आप सिर्फ, अब इसको ऐसे सोचिए कि आप सिर्फ दूध और चॉकलेट तो नहीं कर रहे ना, आप तो हजारों प्रोडक्ट कर रहे होंगे,
तो उनके आप वैल्यूज़ को किस तरीके से कंपेयर करोगे? आप ये कैसे बोलोगे कि नहीं मैंने तो एक सेब, एक केला, एक अमरूद और 1 किलो दूध, इसके बदले चॉकलेट और मोटर बाइक और ये सब चीज़ें मंगाई, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। तो इनको आपको ना कोई इंडेक्सेशन देना पड़ेगा, इसीलिए वो वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होता है, सिर्फ इंडेक्स पे कैलकुलेट होता है। एक इंडेक्स्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है एंड नॉट जस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। करेक्ट। अगेन टेक्निकल है, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना समझ में आया उतना समझ लो। जितना आपको समझना है वो ये है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच इंपोर्ट्स अ कंट्री कैन गेट फॉर अ यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। एक यूनिट अगर गुड एक्सपोर्ट करोगे, अब वो गुड देखिए इससे समझ लीजिए, हाँ ओके चलिए ये सिंपल है समझाने का तरीका। एक यूनिट ऑफ एक्सपोर्टेड गुड, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपोर्टेड गुड्स तो थाउजेंड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप एक यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे? इसीलिए इंडेक्स करना पड़ता है। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की बात नहीं कर सकते, आपको प्राइस पे इंडेक्स लगाना पड़ेगा कि ठीक है एप्पल को हम इतने पे इंडेक्स कर रहे हैं, मैंगो को इतने पे इंडेक्स कर रहे हैं, बनाना को इतने पे इंडेक्स कर रहे हैं, तब आप वो एक यूनिट की बात कर सकते हो। आपने सुना होगा ना वेटेड इंडेक्स, वैसा ही है ये। तो आप एक पर्टिकुलर वेटेज देते हो, उसके बेसिस पे एक इंडेक्स निकालते हो एंड देन यू सी अच्छा चलो ठीक है अभी ये एक इंडेक्स बन गया, एक वो बन गया, अब देखते हैं कि एक यूनिट एक्सपोर्ट करने पे कितना इंपोर्ट हो रहा है। दिस इज वाई फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट एंड दैट इज वाई यू हैव योर आंसर एज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेजर ऑफ डिग्री ऑफ ओपननेस ऑफ एन इकोनॉमी? ओपननेस का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी कितनी खुली हुई है। ओके, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट शेयर इन द वर्ल्ड जीडीपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ट्रेड बैलेंस इज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो कोई इसमें से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेजर, मतलब कि हम मेजर तो बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन कॉमन मेजर क्या है कि आपकी इकोनॉमी कितनी खुली हुई है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शेयर इन वर्ल्ड जीडीपी, वर्ल्ड के जीडीपी में आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का शेयर कितना है, ये थोड़ी दिखाएगा आपकी इकोनॉमी की ओपननेस। क्यों नहीं दिखाएगा? देखिए समझिए, सपोज करिए एक बहुत छोटी सी कंट्री है, ठीक है, अभी ये जो एक्सपोर्ट ये पूरी ओपन है, पूरी ओपन है इकोनॉमी, इसने कोई बैरियर नहीं लगा रखा, लेकिन मतलब खूब एक्सपोर्ट करती है, खूब इंपोर्ट करती है, लेकिन जो वर्ल्ड में इसकी वर्ल्ड जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो नेग्लिजिबल के बराबर होगा, क्योंकि बेचारी इतनी छोटी है, इसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो अपनी तो इसने कोई बैरियर नहीं लगा रखा, बिल्कुल ओपन कर रखे इकोनॉमी को, लेकिन वर्ल्ड जीडीपी में जो परसेंटेज है वो बिल्कुल न्यूनतम है, बिल्कुल कम है, तो इसका मतलब क्या है? ओपन नहीं है। तो दिस इज तो रॉन्ग भाई, ये तो पूरी ओपन है। बैलेंस ऑफ सेम सेम वाइस वर्सा हो जाएगा, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, थोड़े से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, लेकिन क्योंकि मतलब वर्ल्ड जीडीपी में उसका शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो है ही कंट्री इतनी बड़ी है, तो वो अपने परसेंटेज ऑफ जीडीपी पे कितना करती है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए डी इसका आंसर होने वाला है। अभी आगे देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक ही गुड आपने एक्सपोर्ट किया, एक ही इंपोर्ट कर लिया, बैलेंस तो हो गया, करेक्ट, बैलेंस तो हो गया। या फिर सपोज करिए आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये आपका जीडीपी के परसेंटेज के रूप में बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बढ़ जाएगा। तो क्या दिखा रहे हैं? नहीं, आप इंपोर्ट तो होने नहीं दे रहे हो, तो ओपन कहाँ हो आप? आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना ओपन होने के लिए, आप सिर्फ एक्सपोर्ट करे जा रहे हो। ट्रेड बैलेंस ये भी नहीं होगा इसी तरीके से। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आप अपनी जीडीपी के परसेंटेज में, अपनी साइज में कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं वो बताता है कि आप कितने ऊपर है। छोटी कंट्री है लेकिन पूरा दबा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, तो भले ही वर्ल्ड शेयर में उसका जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में उसका शेयर अच्छा ना हो, लेकिन अपनी जीडीपी के एज अ परसेंटेज उसका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बहुत बढ़िया है। इसको दिखाते हैं इकोनॉमी की ओपननेस। क्लियर है ये चीज? वही बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, पूरा दबा के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, लेकिन अब वर्ल्ड जीडीपी के शेयर बहुत ही कम है, वर्ल्ड जीडीपी में इसका शेयर बहुत ही कम है, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है उतनी, तो इससे आप ओपननेस नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन अपने परसेंटेज में, अपने जीडीपी में, अपना जीडीपी 100 रुपये का था, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही 50 रुपये का कर रही थी, तो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ओपन है इकोनॉमी। तो इसलिए एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स ओन जीडीपी कितना आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका पता चलता है, उससे आपकी क्या पता चलती है? ओपननेस पता चलती है। ठीक है जी, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं इस वाले चैप्टर के ना। चलो गुड। Consider the following statements. Export of goods and services as a percentage of GDP has steadily decreased in the last decade. नहीं, exports as a percentage of GDP ये तो बढ़े ही हैं यार, बढ़ते जा रहे हैं। तो imports of goods and services as a percentage of GDP has steadily increased in the last decades. नहीं, steadily होता है तो steadily तो बहुत वैसे ही बहुत टफ होता है यार,
स्टेडली होना किसी चीज़ का सिर्फ एक ही उस पर कि इम्पोर्ट जो है वो स्टेडली इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो भी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी थोड़ा टफ हो जाता है। फिर ट्रेड एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी है स्टेडली डिक्रीज इन द लास्ट डेकेड। ट्रेड नहीं नहीं नहीं, ट्रेड तो बेटर ही हो रही है हमारी, ये भी गलत है। सर्विस ट्रेड बैलेंस हैज कंसिस्टेंटली बीन पॉजिटिव, अभी देख रहे हैं यही यूपीएससी करता है, यही मैं आपको पीवाईक्यू टाइम पे समझाता हूँ, सर ने भी यही किया है। स्टेडिली डिक्रीज्ड, स्टेडिली इंक्रीज्ड, स्टेडिली डिक्रीज्ड, और यहाँ पे क्या बोल दिया, कंसिस्टेंटली बीन पॉजिटिव। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोला। सर्विस ट्रेड बैलेंस हमारा कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रहा है, मतलब कि हम सर्विस ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट सर्विसेज का कम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड इकॉनमी ना भाई, हम मैन्युफैक्चर कहाँ करते हैं इतना, इंडिया इज अ सर्विस बेस्ड इकॉनमी, तो हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो मतलब जो हमारा सर्विसेज का ट्रेड बैलेंस है ना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये हमेशा पॉजिटिव है पिछले 10 सालों में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 ओनली। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैड द हाईएस्ट शेयर इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इन लास्ट ईयर। अभी ये तो मतलब ठीक है, वैसा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही हम सबसे ज़्यादा वो करते हैं, तो ये तो सिंपल है। ये तो थोड़ी सी वैसी चीज़ें हैं, मतलब देख लीजिएगा, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। मतलब क्या होता है ना, हम क्रूड पेट्रोलियम मंगाते हैं, पेट्रोलियम का जो रॉ फॉर्म है उसको इंपोर्ट करते हैं। अभी आपने देखा भी होगा रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे कितना इस पे पंगा चल रहा है, तो हम मंगाते हैं क्रूड पेट्रोलियम में, उसको यहाँ रिफाइन करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं और बाहर बेचते हैं। तो हमारा इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम का और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स का है। कभी कभी ऊपर नीचे होता होगा, बट मेनली यही केस रहता है। तो 2022-23 में वॉट हैड द हाईएस्ट शेयर इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, इसके साथ आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। पता नहीं मेरे इस लेक्चर में कितनी देर लगी, मैंने चेक नहीं किया, पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो अभी आप ये वाला चैप्टर कंप्लीट करिए, जो इसमें जैसे एक दो क्वेश्चंस थे, जैसे ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसी चीज़ें पूछेगा नहीं यूपीएससी कभी भी। सर को कवर करना तो सर ने की है, मैं वही चीज़ हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ। सर को बनाने हैं 550 क्वेश्चन, यूपीएससी को बनाने हैं 20 क्वेश्चन, तो सर तो बहुत डिटेल में जाके बनाएंगे, यूपीएससी उतनी डिटेल में जाके नहीं बनाएगा, है ना सर। हर छोटी छोटी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, यूपीएससी मेजर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे लगते हैं, यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा आज तक, डरिए मत, घबराइए मत, सिंपल रखिए। इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ आपको कुछ ट्रेंड पता चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ बस उन ट्रेंड्स को याद रखते रहिए। जैसे ये ट्रेंड पता चले आपको, है ना, ये वाले, बस आपको ट्रेंड समझ लीजिए, पता चला ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इसका होता है, इंपोर्ट भी सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम का होता है, याद रख लीजिए। कोई छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की, इनको याद रख लीजिए, और बाकी जितने कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझते जाइए, और ऐसे कर करके हम इसको ख़त्म करेंगे। तो वी आर डन विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द मैक्रो फंडामेंटल्स, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। नाम से भी है ना, देखिए नाम में भी वही चीज़ें हैं तीनों, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, यही हैं इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 to 37। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 विच इज़ मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक के आएंगे, जो बिल्कुल फैक्चुअल होंगे, जो स्टैटिक होंगे, उनको हम जल्दी जल्दी देखेंगे। वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, स्टैटिक क्वेश्चन हैं, उनमें आपको कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। बैंक नेशनलाइजेशन किस ईयर में हुआ था, उसमें आपको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट की बात है, पैसा डालने से क्या होगा, इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कब घटेगा, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा, इनसे क्वेश्चन आता है, बैंकिंग की चीज़ें समझेंगे। लेकिन जहाँ फैक्ट है, एसएलआर कितना है, सीआरआर कितना है, कब बढ़ाया, कब कम किया, इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू नो दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू लर्न दीज थिंग्स। दो चीज़ें होती हैं, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, जहाँ कॉन्सेप्ट है उनको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, और जहाँ कुछ फैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, उनको याद कर लीजिए और आप सॉर्ट हो जाएंगे। आपके इकॉनमी में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं।